मार्शल सोल के 7वें स्तर पर एक दोहरे गुण वाला मार्शल कलाकार होने के नाते मुझे कुछ ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अथर्व की आंखों में हल्की सी ठंडक झलक रही थी। तुम्हारे पास कुछ हुनर तो है, लेकिन अभी काफ़ी नहीं है। अब मैं तुम्हें ड्रैगन लिस्ट में 20वें नंबर वाले की ताकत दिखाऊंगा। सलमान का चेहरा उतर गया। उसने अपना लंबा भाला जमीन पर हिलाया और भाले की नोक के आसपास सतह पर तुरंत दरारें पड़ने लगीं। लंबा भाला नाचने लगा और एक आश्चर्यजनक रूप से झुलसाने वाली आभा फूटने लगी। सुनहरे पीले भाले पर तुरंत एक लाल रंग की रोशनी प्रकट हुई और भाले की रोशनी की धारियां रहस्यमयी चापों में करती हुई भयानक रूप से गर्म ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगीं। ज्वलंत बादल भाला। सलमान वास्तव में ज्वलंत बादल भाला का उपयोग करने वाला है। ज्वलंत बादल भाला एक पीले रैंक उच्च ग्रेड मार्शल कौशल है और सलमान ने पहले से ही इसे एक कुशल स्तर तक विकसित किया है। फुश। आसपास की भीड़ के कोनों में बैटल सेबर प्रभास, घोस्ट हैंड गुंजन और अन्य लोगों ने भी इस समय अपनी आंखों में तेज चमक दिखाई। क्या वो पूरी ताकत लगा रहा है? अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। देखते ही देखते एक जानलेवा आभा फैलने लगी। तो चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। पलक झपकते ही सलमान के हाथ में पकड़ा लंबा भाला धीमी से तेज गति में बदल गया। भाले की हर रोशनी की लकीर एक झुलसा देने वाली लाल रंग की छवि छोड़ रही थी। महान रक्षक, सलमान ज्वलंत बादल भाला का उपयोग कर रहा है। यहाँ तक कि एक सामान्य 8वें स्तर की मार्शल आत्मा को भी इसका विरोध करना मुश्किल होगा। क्या हमें? ऊपरी सीटों पर एक रक्षक ने भौहें चढ़ाईं और काले वस्त्र पहने बुजुर्ग से फुसफुसाया। पता नहीं क्यों, पर मुझे सलमान की ज्यादा चिंता है। अथर्व पर छाए आभामंडल को महसूस करो, महान रक्षक ने धीरे से कहा। तीनों रक्षकों ने अपना ध्यान अखाड़े में अथर्व पर केंद्रित कर दिया, जो कोई हरकत नहीं कर रहा था। उनके हाव भाव तुरंत बदल गए और वे बोले, कितना भयानक जानलेवा माहौल है। कोई आश्चर्य नहीं कि संप्रदाय गुरु ने कहा कि उसका आभामंडल अद्भुत है। अगर इस व्यक्ति का उपयोग हमारा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय कर सके तो 20 साल में हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के पास एक और शक्तिशाली विशेषज्ञ होगा, महान रक्षक ने धीरे से कहा। क्या अथर्व पहले से ही हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय का शिष्य नहीं है? तीनों रक्षक हैरान थे। महान रक्षक थोड़ा मुस्कुराए, बोले, नहीं, बल्कि अपना सारा ध्यान अखाड़े पर केंद्रित कर दिया। ली दाजियांग को अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए सहजता से देखते हुए अथर्व भी अपनी मानसिक जांच के जरिए ऊपर भाले की रोशनी की धारियों में समाहित भयानक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। उसके शरीर के अंदर अथर्व की सच्ची क्यूई पहले से ही उमड़ रही थी। ड्रैगन सूची 20वीं, मुझे इसे आजमाने दो। जैसे ही अथर्व के शब्द निकले, उसकी सच्ची क्यूई उसके पैरों के नीचे चमक उठी और उसका आंकड़ा सीधे ऊपर चला गया, लगभग अपने साथ कम ऊर्जा वाले ध्वनि बूम की एक श्रृंखला लेकर आया। अथर्व दूसरे पक्ष को अपना युद्ध कौशल इकट्ठा करने का समय कैसे दे सकता था? उसका शरीर बिजली की तरह चमक रहा था, जो सलमान की ओर तेजी से बढ़ रहा था। नीला आत्मा कवच चमक रहा था और कोई भी उसके हाथ में इकट्ठा हो रहे पवन पंक्तियों के समूह को धुंधला धुंधला देख सकता था। अगर कोई सावधान न रहे तो उन्हें कोई देख ही नहीं पाएगा। अथर्व को आगे बढ़ते देख सलमान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके हाथ में लंबे भाले की गति रुकी नहीं। उसकी सच्ची क्यूई उसके पैरों के नीचे चमक उठी। उसने एक पैर जमीन पर पटका और उछल पड़ा, साथ ही गति का इस्तेमाल करके तुरंत तेजी से पीछे हट गया। हवा से उड़ते बादल। इसी क्षण अथर्व के हाथ से सच्ची क्यूई का एक जबरदस्त उभार फूट पड़ा। आसपास के स्थान में वायु गुण ऊर्जा तुरंत एकत्रित हो गई और हवा का एक प्रचंड प्रवाह पूरे स्थान में बवंडर की तरह बेतहाशा घूमने लगा। चौक पर कई दरारें तुरंत खुल गईं। हवा का एक बहुत तेज झोंका संघनित हुआ। प्रचंड हवा चीखती हुई तुरंत सलमान की ओर बढ़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अथर्व इतनी जल्दी पवन प्रवाही बादलों की साधना कर लेगा और उसे इतनी भयानक हद तक प्रकट भी कर देगा। मैंने 3 साल साधना की है और अभी भी इस शक्ति के आधे तक भी नहीं पहुंच पाया हूं। ये शक्ति वास्तव में कमजोर नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि सलमान के ज्वलंत बादल भाले का विरोध करना कठिन होगा। ठीक इसी समय आगे की हवा से एक ठंडी चीख सुनाई दी। बर्फ जैसी चीख अचानक फैल गई, ज्वलंत बादल भाला। जैसे ही उसके शब्द निकले, सलमान ने उसी क्षण ज्वलंत बादल भाले को भी संघनित कर दिया था। उसके हाथ की मुहर के एक झटके से एक विशाल ज्वलनशील बादल तुरंत हवा से नीचे की ओर आया। सलमान के सिर के ऊपर उसके लंबे भाले द्वारा खींची गई भाले की रोशनी की अनगिनत प्रतिबिंबियां अब हजारों मीटर चौड़े एक विशाल स्थान में संघनित हो गई थीं। झुलसाने वाली ऊर्जा उमड़ पड़ी, जो एक भयानक ज्वलनशील बादल की तरह लग रही थी। उसके पैरों के नीचे ट्रू क्यू चमक उठी, हल्के से शून्य पर थपथपाए और उसके पैरों के नीचे एक झुलसा देने वाली आभा प्रकट हुई। सलमान का ठंडा इरादा फूट पड़ा और उसका शरीर ऊपर उठ गया। उसके हाथ की मुहर के एक झटके से हवा में संघनित भयानक ज्वाला में बादल तुरंत अथर्व की ओर बढ़ गया। यह विशाल ज्वलंत बादल अंतरिक्ष को चीरता हुआ मानो उसे चीर रहा हो। हवा से नीचे की ओर उठती प्रचंड आभा ने पूरे अंतरिक्ष को मानो मोड़ दिया हो, कुचल दिया। प्रतीत होता है कि विशाल स्थानिक दरारों की लड़ियां फैलने लगीं।
इस ज्वलंत बादल के भीतर अनगिनत भाले जैसी रोशनियां इस समय उमड़ घुमड़ रही थीं और चमक रही थीं, स्थानिक धाराओं को चीर रही थीं। इस समय पूरा चौक भी तीव्र गर्मी से घिरा हुआ था। कितनी शक्तिशाली ताकत है! इस समय हर कोई अथर्व को लेकर चिंतित था। कोई भी देख सकता था कि हालांकि पवन संवाहक बादल और ज्वलंत बादल भाला दोनों ही पीले दर्जे के उच्च श्रेणी के युद्ध कौशल थे, फिर भी सलमान द्वारा छोड़े गए ज्वलंत बादल भाले की शक्ति अथर्व द्वारा छोड़े गए पवन संवाहक बादलों से जरा भी ज्यादा प्रबल नहीं थी। साधना के स्तरों में यही अंतर था। शक्ति का स्तर जितना ऊंचा होता है, स्वाभाविक रूप से उसी युद्ध कौशल की शक्ति उतनी ही ज्यादा प्रबल होती है। सावधान! देवांशी की आंखें अत्यधिक चिंता से भर गईं और उसका दिल एक बार फिर उसके गले में आ गया। इस समय केवल अनंग और झाओ किंगटियन की आंखों में एक हल्की सी ठंडी हंसी थी। सबकी स्तब्ध निगाहों के सामने दो विशाल शक्तियां आपस में टकराईं। धधकते बादल ने अंतरिक्ष को चीर डाला और आंधी फैलकर फट पड़ी। हवा में प्रचंड शक्ति के विस्फोटों के बीच भयावह ऊर्जा के नीचे ऊर्जा विस्फोटों की धरती हिला देने वाली ध्वनियां पूरे क्षेत्र में गूंज उठीं। बैंग बैंग बैंग! धरती को हिला देने वाले विस्फोट हुए और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ा। प्रचंड ऊर्जा के अचानक विस्फोट ने आसपास के लगभग 3000 शिष्यों के चेहरों को विस्मित कर दिया। विस्फोटों के बीच निकली चकाचौंध भरी रोशनी ने सभी को सीधे देखने में असमर्थ बना दिया। कुछ ज्यादा ही शक्ति वाले शिष्यों ने अंत में धुंधली सी दृष्टि से देखा कि विशाल और भयावह ज्वलंत बादल और विशाल बवंडर आपस में जोरदार टक्कर खा चुके थे। विशाल ज्वलंत बादल के नीचे अनगिनत भालों जैसी चमकती हुई रोशनी के साथ विशाल बवंडर ने बस एक पल के लिए ही प्रतिरोध किया और फिर टुकड़े टुकड़े हो गया। ठीक उसी क्षण अथर्व ने भी प्रचंड ऊर्जा के बीच अपना चेहरा नीचे कर लिया। उसने तेजी से अपने हाथों की मुहरें बना लीं और उसके सामने एक बार फिर पृथ्वी ऊर्जा कवच स्थापित हो गया। पूरा चौक अब प्रचंड ऊर्जा की लहर में लिपटा हुआ था। जमीन फट गई और इस प्रचंड ऊर्जा में अनगिनत दरारें फैल गईं। कुचले हुए पत्थर उड़कर आकाश में उड़ गए। जगह चिलचिलाती ज्वाला की ऊर्जा से भर गई। ऐसी भयानक शक्ति ने वहां मौजूद सभी लोगों को ठंडी हवा में हाँफने पर मजबूर कर दिया। इतनी भयानक ऊर्जा के बीच सलमान का रूप सबके सामने आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो इस हमले को झेलते झेलते वह थक गया हो। अथर्व को अपाहिज बनाने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और दूसरे पक्ष को कोई मौका ही नहीं दिया। अथर्व समाप्त हो गया है। ली दाजियां ड्रैगन सूची में 20वें स्थान पर है। अथर्व अंततः काफी कमजोर है। वह सलमान का विरोध कैसे कर सकता है? यही ताकत का अंतर है। अथर्व की ताकत बहुत अच्छी है, लेकिन वह थोड़ा ज्यादा घमंडी था। सलमान को चुनौती देना घमंडी होने का सबक है। इस क्षण सभी ने हल्की सी आह भरी। प्रचंड ज्वाला की ऊर्जा में अथर्व का भाग्य पूर्वानुमेय था। अगर वह मरता भी नहीं तो भी उसे गंभीर चोटें लग सकती थीं। ऊपर की सीटों पर बैठे चारों रक्षकों के चेहरे भी थोड़े उदास हो गए। उनकी निगाहें उस प्रचंड तपती ऊर्जा के भीतर घबराहट से देख रही थीं, जहां एक आकृति धीरे धीरे हिलती हुई प्रतीत हो रही थी। हिंसक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। इस समय लगभग सभी को लग रहा था कि अथर्व हार गया है और पूरी तरह से हार गया है। सलमान के पूर्ण शक्तिशाली हमले का सामना करना उसके लिए लगभग असंभव था। यहां तक कि एक सामान्य 8वें स्तर का मार्शल सोल भी इस प्रहार को झेल नहीं पाता। देवांशी का चेहरा भी पीला पड़ गया था। प्रचंड तपती ऊर्जा को देखकर उसका नाजुक शरीर कांप उठा और वह लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गई। हालांकि जैसे ही प्रचंड तपती ऊर्जा धीरे धीरे कम हुई, एक धुंधली पीली रोशनी प्रकट हुई और एक आकृति धीरे धीरे उभरी। उस दृढ़ चेहरे पर, उसके मुंह के कोने पर अभी भी मुस्कान की एक लकीर लटकी हुई थी। हे भगवान, वह ठीक है। अथर्व वास्तव में ठीक है। उसके पास जो है वह एक रक्षात्मक मार्शल कौशल है। ये बचाव बहुत भयानक है। क्या यह एक रहस्यमय रैंक रक्षात्मक मार्शल कौशल हो सकता है? उस पल जो आकृति प्रकट हुई, उसे देखकर हर कोई ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उस व्यापक प्रचंड ऊर्जा के नीचे अथर्व वास्तव में सुरक्षित थी। अगर वे उसमें फंस जाते तो परिणाम अकल्पनीय होते। अथर्व शांति से बाहर चला गया। उसका शरीर तराजू वाले स्थान में लिपटा हुआ था। उसकी सच्ची क्यूई के एक झटके से तराजू वाले कवच से जुड़ी ऊर्जा तुरंत कंपनित हुई और शून्य में विलीन हो गई। हालांकि इस समय अथर्व का रक्त और क्यूई उसके शरीर में उमड़ रहे थे और उसकी सच्ची क्यूई कुछ हिल गई थी, फिर भी अभी की ऊर्जा ने उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया। मार्शल सोल के दूसरे स्तर तक पहुंचने के बाद नीला आत्मा कवच की रक्षात्मक शक्ति और भी भयानक हो गई थी। पृथ्वी ऊर्जा कवच की अस्थायी सक्रियता और उसके शरीर की दृढ़ता को जोड़कर ये त्रिस्तरीय सुरक्षा वैसी ही थी जैसी अथर्व ने मूल रूप से कल्पना की थी। मार्शल सोल के दूसरे स्तर पर उसकी साधना के साथ ये त्रिस्तरीय सुरक्षा 7वें स्तर की मार्शल सोल का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि 8वें स्तर की मार्शल सोल के लिए भी उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। वह ठीक है। इस समय अथर्व की आकृति को देखकर सलमान, झाओ किंगटियन, अनंग और अन्य लोगों की आंखें तुरंत आश्चर्य से भर गईं।
भीड़ में बैटल सेबर क्वो दाओजुए ने भी इस समय अपनी आंखों में युद्ध के इरादे का संकेत दिखाया। ड्रैगन सूची 20वीं 7वें स्तर की द्विगुणित मार्शल आत्मा, तो बस इतना ही है। अथर्व ने शांति से अपने सामने खड़े सलमान को देखा। उसके पैरों के नीचे दो हवा के झोंके झिलमिला रहे थे। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसकी आकृति जहां वह खड़ा था वहां से गायब हो चुकी थी। उसकी गति भयानक रूप से तेज थी। चमकता साया कदम। इस क्षण फ्लाइंग ईगल अनुष का चेहरा बदल गया। इस बालक ने वास्तव में झिलमिलाती छाया चरण की साधना की थी। ऊपरी आसनों पर बैठे महान रक्षक के चेहरे पर तुरंत आश्चर्य प्रकट हुआ। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि झिलमिलाती छाया चरण की साधना कितनी कठिन है। यहाँ तक कि संप्रदाय के सभी वरिष्ठ भी इसे सफलतापूर्वक साधना नहीं कर पाए थे। हालांकि झिलमिलाती छाया चरण केवल एक रहस्यमयी निम्न श्रेणी का गति युद्ध कौशल था, यह अत्यंत विशिष्ट था और इसलिए साधना बहुत कठिन थी। क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम्हें लगता है कि अवंतिका और मेरे बीच सचमुच कुछ चल रहा है? अथर्व ने अपने सामने खड़ी महिला की ओर देखा और हल्के से कहा, नहीं, मैंने नहीं। देवांशी ने तुरंत ऊपर देखा और जल्दी से समझाया। उसका दिल किसी चौंके हुए हिरन की तरह धड़क रहा था। यह आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? अगर उसे पता होता तो ठीक था, लेकिन उसे यह बात जोर से और इतने सारे लोगों के सामने क्यों कहनी पड़ी? इसके बाद वह क्या करती? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अथर्व ने धीरे से कहा। इस वक्त अथर्व को पता था कि यह औरत उससे क्यों बच रही है, इसलिए वह सबके सामने उसे अपनी भावनाएं बताना चाहता था। अथर्व, ये तो। देवांशी की बात पूरी होने से पहले ही उसकी आंखों के सामने एक आकृति घूम गई। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, काले वस्त्र पहने उस युवक ने उसे गले लगा लिया और उसके होंठ उसके होंठों से सट गए। देवांशी एकदम से स्तब्ध रह गया, बिल्कुल हैरान। ये पृथ्वी ड्रैगन का चरम था। 3000 लोग देख रहे थे। वह ऐसा कैसे कर सकता था? उसने कोई संघर्ष नहीं किया और ऐसा लग रहा था कि इस समय उसके दिल में मिठास का एक झोंका भी उमड़ रहा था, लेकिन उसका शरीर अकड़ने लगा और उसका दिल बेतहाशा धड़कने लगा। वह पूरी तरह से घबरा गई, अपने होठों पर गीले स्पर्श को महसूस कर रही थी जब वह उसे धीरे से सहला रहा था और चूम रहा था। पूरा पृथ्वी ड्रैगन शिखर शांत हो गया। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सभी अनुयायी अचंभित रह गए। वह स्त्री चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की किसी देवी की तरह अब हरे वस्त्रधारी युवक की बाहों में कसकर जकड़ी हुई थी और चूम रही थी। कई लोगों को लगा कि वे कुछ देख रहे हैं और उन्होंने आंखें चौड़ी करके देखा। जी हाँ, उस देवी जैसी स्त्री को हरे वस्त्रधारी युवक गोद में उठाकर चूम रहा था। फ्लाइंग ईगल रिफ्ट, तानाशाह ब्लेड रिजवान और एब्सोल्यूट स्वॉर्ड संजू, उनके चेहरे भी अचानक बदल गए। वे सदमे से उबर नहीं पाए। जिस महिला का वे बेसब्री से पीछा कर रहे थे, वह अब उस हरे वस्त्रधारी युवक के आलिंगन में थी। इस समय अनगिनत चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के शिष्यों, जिन्हें देवांशी पर क्रश था, ने भी तुरंत अपने दिलों को टूटते हुए महसूस किया, जिससे उनके दिमाग में कल्पनाएं नष्ट हो गईं। तो बस छाया ये दृश्य देखती रही। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह भी वहीं जम गई। खुशी, प्रतिमा, आनंद, रेहाना और बाकी सभी लोग तुरंत डर गए। दोनों के बीच चुंबन काफी देर तक चला और फिर दोनों अलग हो गए। इस समय हजारों निगाहें उन दोनों पर टिकी थीं। अरे बुरे आदमी, अब मैं किसी का सामना कैसे करूंगी? अपने आसपास की तीखी निगाहों को महसूस करते हुए देवांशी इतनी शर्मा गई कि उसने चाहा कि जमीन में कोई दरार ढूंढकर छिप जाए। उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां अथर्व पर वार करती रहीं। गर्जन। आकाश में स्काई विंग स्नो लान ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया। चलो चलें, अब तुम्हें मुझसे बचने की जरूरत नहीं है। अथर्व हल्के से मुस्कुराया। देवांशी का पतला जैद हाथ थामा और अपने पैरों के नीचे ट्रू क्यूई की एक चमक के साथ वह स्काई विंग स्नो लान की पीठ पर कूद गया। गर्जन। आकाश पंख वाले हिमसिंह ने एक धीमी गर्जना की जो अंतरिक्ष में फैल गई और फिर हवा में गायब हो गई। अथर्व, मैं अनुष तुम्हें चुनौती देता हूँ। अथर्व, मैं तानाशाह ब्लेड रिजवान आपको चुनौती देता हूँ। अंतरिक्ष में दो आवाजें गूंजीं, लेकिन आकाश में आकृतियां पहले ही गायब हो चुकी थीं। पृथ्वी ड्रैगन शिखर पर आखिरकार सभी को होश आया। दूर जा रही हरे वस्त्रधारी आकृति को देखकर पुरुष शिष्य ईर्ष्या, जलन और घृणा से भर गए। अच्छा बच्चा, महान रक्षक ने धीरे से आह भरी, फिर जमीन पर मरते हुए सलमान को देखा। उसकी भौहें और भी सिकुड़ गईं। पृथ्वी ड्रैगन शिखर से भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। बिना किसी अपवाद के सभी को वह हरे वस्त्रधारी आकृति याद थी। निर्दयी, घमंडी, फिर भी इतनी ताकत कि वह सब कुछ संभाल सके। पहाड़ की चोटी पर जहां देवांशी रहता था, आंगन में देवांशी की छोटी मुट्ठियां लगातार अथर्व की छाती पर वार कर रही थीं। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। अब मैं किसी का सामना कैसे कर सकता हूं? तुम किसी का सामना क्यों नहीं कर सकती? तुम बदसूरत नहीं हो। उसके जैद जैसे हाथों को धीरे से अपनी छाती पर खींचते हुए अथर्व हल्के से मुस्कुराया। तुम अब भी इतनी बकबक कर रही हो। मैंने पहले कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। देवांशी ने अपनी खूबसूरत आंखों से अथर्व को घूरा, लेकिन उनमें ज्यादा गुस्सा नहीं था, बल्कि
उसके चेहरे पर एक छोटी सी औरत जैसी खुशी झलक रही थी। तुम्हें अब मुझसे बचने की जरूरत नहीं है ना? अथर्व ने धीरे से पूछा। मैंने तुम्हें कब टाला? देवांशी ने अथर्व को फिर से घूरा, उसके आलिंगन से छूटकर बोला, भविष्य में हमेशा चुनौतियां स्वीकार मत करो। तुम्हें चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रतिहार परिवार की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। मुझे डर है कि इस बार तुमने फिर से मुसीबत खड़ी कर दी है। मुझे पता है, मेरी अपनी योजनाएं हैं, अथर्व ने गंभीरता से कहा, उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। प्रतिहार परिवार चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में भले ही शक्तिशाली हो, लेकिन अब वह भी बिना सहारे के नहीं था। लेकिन मुझे तुम्हारी चिंता है। प्रतिहार परिवार तुम्हें जाने नहीं देगा और तुम फिर भी जाकर उन्हें भड़का रही हो। देवांशी ने असहाय होकर अथर्व को देखा। चिंता मत करो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, अथर्व ने कहा। शाम को जैसे ही शाम ढली, अथर्व आंगन से बाहर आया। शायद देवांशी ने उसे सीधे बाहर निकाल दिया था। वजह साफ थी, अथर्व उचित समय आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन उसकी मांग ठुकरा दी गई, इसलिए उसे आंगन से बाहर निकाल दिया गया। अपने आंगन में लौटते लौटते शाम हो चुकी थी। दिन भर में उसने काफी कुछ खा लिया था। रात होने पर अथर्व ने साधना शुरू कर दी। देर रात, शांत आकाश अब मार्शल कौशल के अभ्यास से होने वाली निरंतर ध्वनि से भरा नहीं था। एक आंगन में, एक कमरे के अंदर, आदित्य नारायण अपने हाथ पीठ पीछे करके खड़ा था। उसके शरीर से एक हल्की सी आभा रिस रही थी। उसका हल्का नीला लबादा बिना हवा के हिल रहा था। महान रक्षक, क्या आपको यकीन है कि अथर्व की ताकत मार्शल सोल के दूसरे स्तर तक पहुंच गई है? एक पल के बाद आदित्य नारायण ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए धीरे से पूछा। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, यह मार्शल सोल का दूसरा स्तर है। और मुझे लग रहा है कि अथर्व ने सलमान को अपनी थोड़ी सी ताकत बचाकर हराया है। लगता है उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। काले वस्त्रधारी महान रक्षक ने धीरे से कहा। ली दाजियांग कैसा है? युन जियाओटियन ने पूछा। उसके दोनों मार्शल कोर नष्ट हो गए हैं और उसका दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया है। वह अपंग हो गया है, महान रक्षक ने धीरे से कहा। इस बच्चे ने ड्रैगन रैंकिंग के मेरे 2 शिष्यों को अपंग बना दिया है। आदित्य नारायण ने भौहें चढ़ाईं और धीरे से आह भरी। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय अपने युवा शिष्यों को बहुत महत्व देता था। अब जब ड्रैगन रैंकिंग के 2 शिष्य अपंग हो गए थे, तो आदित्य नारायण के दिल का दर्द कल्पना से परे था। संप्रदाय गुरु, एक और बात है, महान रक्षक ने धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह नहीं जानते थे कि इसे कैसे कहें। यह क्या है? युन जियाओटियन ने पूछा। लगता है अथर्व के देवांशी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, यहाँ तक कि यह जगजाहिर भी हो गया है। आज उसने अनुष, रिजवान और बाकियों को हार मानने पर मजबूर कर दिया, महान रक्षक ने धीरे से कहा। अथर्व और देवांशी, फिर अवंतिका। यू शियाओटियन का चेहरा तुरंत डूब गया। संप्रदाय गुरु, क्या आपने अथर्व के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है? महान रक्षक ने पूछा। आदित्य नारायण ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर कहा, महान रक्षक, 3 संप्रदायों और 4 द्वारों के बीच प्रतियोगिता तक अभी भी 1 वर्ष है ना? 1 वर्ष और 2 महीने, महान रक्षक ने कहा। तुम्हें क्या लगता है इस दौरान अथर्व की ताकत कितनी दूर तक पहुंच सकती है? वह पहले ही ड्रैगन रैंकिंग में 20वें स्थान पर है, आदित्य नारायण ने धीरे से कहा। क्या संप्रदाय गुरु का मतलब है? महान रक्षक की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इस बच्चे ने मेरे ड्रैगन रैंकिंग के 2 शिष्यों को अपंग बना दिया। उसे मेरे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लिए कुछ करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे कोई सरप्राइज दे पाएगा। कहा जाता है कि इस बार उन कई संप्रदायों के शिष्यों ने कई असाधारण व्यक्ति पैदा किए हैं। आदित्य नारायण ने धीरे से ठहाका लगाया। सुबह सुबह, जैसे जैसे रात ढलने वाली थी, भोर की रोशनी ने धीरे धीरे सभी सोई हुई चीज़ों को जगा दिया। ऊपर का धूसर नीला गुंबद धीरे धीरे धुंधलाता गया और जहां आकाश क्षितिज से मिलता था, वहां हल्के नीले धुएं में बदल गया। पहाड़ों की चोटियों से सूरज की पहली किरण चमकी और तुरंत चोटियों को अपने में समेट लिया। चोटियों के बीच बादल और धुंध घूम रहे थे, जो एक हल्की धुंध में बदल रहे थे। पहाड़ एक मुलायम दूधिया सफ़ेद परत से रंगे हुए थे और उस सफ़ेद धुंध ने सब कुछ धुंधला और स्वप्निल बना दिया था। फुसफुसाहट। साधना की एक रात के बाद अथर्व ने अपने गले से एक गहरी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक उठी, जो शांत होने से पहले ही समाप्त हो गई। मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र की ओर बढ़ते रहो, अथर्व ने धीरे से कहा। आंगन से बाहर निकलकर उसने स्काई विंग स्नोलान को बुलाया और मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र की ओर बढ़ता रहा। अथर्व, तुम चौथे स्तर, चौथे चरण को फिर से चुनौती तो नहीं देने वाले हो, है ना? द्वितीय रक्षक, जो मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र का प्रभारी था, ने अथर्व की ओर देखा और पूछा। ये शिष्य 5वें चरण में प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा है, अथर्व ने धीरे से कहा। पिछले 4 चरण अब उसे चुनौती नहीं दे सकते थे। अंदर जाओ, 5वें पत्थर के दरवाजे से। दूसरा रक्षक थोड़ा मुस्कुराया, ये सोचकर कि अथर्व चौथे स्तर के पहले चरण को फिर से चुनौती देने जा रहा है।
जैद स्लिप लेकर और उस पर खून टपकाते हुए अथर्व 5वें पत्थर के दरवाजे में दाखिल हुआ। पत्थर का दरवाज़ा बंद करते ही एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी और एक पल बाद अथर्व एक घने इलाके में प्रकट हुआ। चारों ओर सफ़ेद रंग का एक विशाल विस्तार था जो किसी घाटी के भीतर प्रतीत होता था। हुश हुश, तभी सफ़ेद धुंध के भीतर अनगिनत अग्निबाण हवा में छूटे। तेज हवा की तेज आवाज़ तेजी से पास आए और पल भर में सफ़ेद धुंध से बाहर निकल आई। गठन, अथर्व के चेहरे पर उदासी छा गई। इस सैन्य क्षेत्र में वास्तव में एक गठन था। अपने पैरों के नीचे सच्चीची की एक झलक पाकर अथर्व तेजी से पीछे हट गया। हुश हुश, ये जलते हुए तीर घनी तरह से भरे हुए थे जो सभी दिशाओं से उसकी ओर बरस रहे थे। पृथ्वी महान ढाल। बचने के लिए कोई रास्ता न होने के कारण अथर्व के पास पृथ्वी महान ढाल स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सच्चीची बाहर निकली और उसके हाथ के एक झटके से एक विशाल मिट्टी जैसी पीली ढाल तुरंत फैल गई। ढाल के सामने आए तूफान द्वारा उत्सर्जित शक्तिशाली चूषण बल ने प्रचंड अग्निबाणों को चकनाचूर कर दिया। ढाल पर लगे शेष बाणों ने भी उसकी रोशनी को मंद कर दिया। बल गायब हो गया और जैसे ही अथर्व ने राहत की सांस ली, उसके चेहरे के भाव फिर बदल गए। घने कोहरे के भीतर से अनगिनत अग्निबाण फिर से उसकी ओर दौड़ पड़े। घने आग जैसे तीरों के पंख हवा को चीरते हुए पूरे स्थान को ढक रहे थे। तभी अथर्व ने अपनी बाहें उठाईं, फिर हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए धीरे से कहा, यह तैरते प्रकाश और छाया के अभ्यास के लिए अच्छा होगा। उसके पैरों के नीचे सच्चीची उमड़ पड़ी और दो हवा के भंवर तुरंत प्रकट हो गए। अथर्व की आकृति तुरंत अंतरिक्ष में तैरते हुए खरपतवार की तरह घूम गई। एक ज्वलंत तीर का पंख अंतरिक्ष को चीरता हुआ उसकी ओर बढ़ा, जिससे एक धीमी ध्वनि उत्पन्न हुई। लगता है ये फ्लोइंग लाइट फैंटम मार्शल स्किल है। अथर्व ने फ्लोइंग लाइट फैंटम में महारत हासिल कर ली है। हे भगवान, फ्लाइंग ईगल अनुष की तरह उसने फ्लोइंग लाइट फैंटम की साधना की है। जैसे ही हर कोई सदमे में था, अथर्व की आकृति सलमान के सामने प्रकट हुई, मानो टेलीपोर्ट हो रही हो। इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि सलमान को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। अब मेरी बारी है। ड्रैगन लिस्ट में 20वीं रैंक बस यही है। एक ठंडी आवाज़ के साथ राक्षसी हत्या की भावनाएं उमड़ पड़ीं और पूरे इलाके का तापमान गिर गया। आसपास खड़े शिष्यों को भी तुरंत ठंड का एहसास हुआ। ये बहता हुआ प्रकाश प्रेत है। सलमान के चेहरे पर तुरंत गंभीरता का भाव आ गया। उसकी नज़र उस हरे वस्त्रधारी आकृति पर टिक गई जो पल भर में प्रकट हुई और उसके दिल में अचानक एक ठंडक दौड़ गई। अथर्व के जानलेवा इरादे से भरे चेहरे को घूरते हुए सलमान ने इस पल कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसका शरीर तेजी से पीछे हटा, साथ ही साथ उसने फिर से हमला करने की तैयारी भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हजार हाथ ढाल की मुहर तोड़ रहे हैं। एक धीमी गर्जना हुई और तुरंत ही एक विशाल पृथ्वी गुण ऊर्जा ज्वार की लहर की तरह आसपास के वातावरण में उमड़ पड़ी। जैसे ही प्रचंड शक्ति की लहरें हवा में भर गईं, पृथ्वी गुण ऊर्जा की निरंतर धाराएं भी अंतरिक्ष में एकत्रित होने लगीं और फिर एक मिट्टी जैसा पीला ताड़ का निशान आकाश में उड़ गया। अथर्व के दाहिने हाथ में यह ऊंचा हथेली का निशान तुरंत कई धुंधले हथेली के निशानों में बदल गया, जिससे पीछे की छवियां बन गईं, हवा के प्रवाह को बुरी तरह से तोड़ दिया और नीचे की ओर दबा दिया। और उसके बाएं हाथ में अथर्व की हथेली में एक हथेली के आकार का आग का गोला तुरंत संघनित हुआ और साथ ही बाहर निकल आया। एक धीमी गर्जना फिर गूंजी, आग का धमाका। उसके हाथ की मुहर के एक धक्के से आग का गोला घूम गया, फिर तेजी से फैल गया और सीधे अंतरिक्ष में एक झुलसा देने वाला चाप बना दिया। एक भयानक ऊष्मा का दबाव मानो पहाड़ को गिरा देने वाले समुद्र में फैल गया। पूरे अंतरिक्ष में अचानक एक झुलसा देने वाला आभामंडल छा गया और एक शक्तिशाली दमनकारी बल नीचे की ओर आया, जिसने सीधे आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। पीले ग्रेड उच्च रैंक अग्नि विशेषता मार्शल कौशल फायरी ब्लास्ट और पीले ग्रेड उच्च रैंक पृथ्वी विशेषता मार्शल कौशल। हे भगवान, वह वास्तव में एक ही समय में दो विशेष मार्शल कौशल हमले कर सकता है। ये कैसे संभव है? सभी लोग तुरंत भयभीत हो गए। उस समय ड्रैगन अर्थ पीक पर कई द्विगुण साधक मौजूद थे। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि द्विगुण मार्शल कौशल एक साथ सक्रिय नहीं हो सकते। फिर भी अपनी आंखों के सामने उन्होंने अथर्व को वास्तव में ऐसा करते हुए देखा। यह अविश्वसनीय था। इसी क्षण पूरा स्थान इन दो हिंसक शक्तियों से घिर गया, जो निस्संदेह दो लोगों के एक समन्वित हमले के बराबर था। मैदान पर मौजूद शक्तियां उमड़ पड़ीं और अंततः आसपास के सभी चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के अनुयायियों की भयभीत निगाहों के सामने इन दोनों शक्तियों ने सलमान के शरीर पर आक्रमण कर उसे दबा दिया। ड्रैगन अर्थ पीक के ऊपर से भयानक ध्वनि की गूंज रही थी, जैसे बिजली कड़क रही हो। बैंग बैंग, ऊर्जा फैल गई और अग्नि विस्फोट हवा में ही फट गया, जिससे कंपन करते हुए अंतरिक्ष में भयंकर लहरें उठीं। झुलसा देने वाली गर्म लपटें पूरे आकाश में फैल गईं। भयानक तापमान के कारण अंतरिक्ष की लहरें भी लाल हो गईं। इन लाल स्थानिक तरंगों के नीचे एक मिट्टी जैसी पीली ऊर्जा हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करती है और पृथ्वी को हिला देने वाले विस्फोट अंतरिक्ष में लगातार गूंजते हैं। एक हिंसक बल ऊपर फैलता है।
क्षण भर बाद ही हिंसक शक्ति आसपास के वातावरण में विलीन होने लगी। नंगी आंखों से देखा जा सकता था कि जैसे ही हिंसक शक्ति गायब हुई, हवा के एक भयानक झोंके ने सलमान को टूटी डोर वाली पतंग की तरह हवा में उड़ा दिया। उसका लंबा भाला बहुत पहले ही निकल चुका था और उसका शरीर एक धमाके के साथ हवा में उड़ गया, जमीन पर गिरकर मुंह भर ताज़ा खून उगल दिया। फफ ली दाजियांग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसे ऊपर चढ़ने में कठिनाई हुई। अब तुम्हें पता चल गया कि कौन किसे अपंग बना सकता है। सलमान के कानों में एक ठंडी आवाज़ गूंजी। जैसे ही ये शब्द निकले, एक झुलसा देने वाला तेज पंजा सीधे सलमान के कंधे और बांह के जोड़ों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ली दाजियांग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसकी आत्मा की गहराइयों में एक ठंडक फैल गई। वह तुरंत लड़खड़ाकर पीछे हट गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई फायदा नहीं है। ये झुलसा देने वाला पंजों का निशान एक जादुई प्रक्षेप पथ पर अजीब तरह से बुना और पीछा करता हुआ पल भर में ही बाहर पहुंच गया। रुको! इस क्षण महान संरक्षक का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया और वह तुरंत चिल्लाया। उसका आकार तेजी से अपने मूल स्थान से गायब हो गया। हालांकि अब तक बहुत देर हो चुकी थी। झुलसते हुए पंजे का निशान सीधे सलमान के दाहिने हाथ पर पड़ा। क्रैक क्रैक, हड्डियों के टूटने की तीखी आवाज़ फैल गई और खून का एक बादल हवा में उड़ गया। सलमान का बायां हाथ जबरदस्ती उसके शरीर से अलग कर दिया गया और खून का एक बादल नीचे छिटक गया, मानो खून की बारिश हो रही हो। यहाँ से निकल जाओ! अथर्व फिर दहाड़ा और उसकी हथेली से एक मिट्टी जैसी पीली हथेली निकली, जो तुरंत सलमान के पेट के निचले हिस्से पर अंकित हो गई। एक जबरदस्त ताकत नीचे की ओर बही, जो पूरी तरह से सलमान के पेट के निचले हिस्से में समा गई। फफ सलमान ने अपने मुंह से खून से सने टूटे हुए आंतरिक अंगों को थूक दिया और उसका शरीर ऊपर की ओर बह गया और गिरते हुए पत्ते की तरह उड़ गया। फुश! काले वस्त्र पहने एक आकृति बिजली की तरह अचानक हवा में उड़ी। प्रकाश का एक गोला निकला और सलमान के टूटे हुए शरीर को हवा में ढांक लिया। उसने कुछ हाथों की मुहरों से सलमान की बांह से बहते खून को बंद कर दिया। इस वक्त पूरे चौक में सन्नाटा पसरा था। सामने का नज़ारा देखकर सबके मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। सलमान का तो यही हश्र हुआ था। अखाड़े में इस समय जमीन पर उतरा हरा वस्त्रधारी व्यक्ति सबके दिलों में बस गया था। घमंडी और दबंग, क्रूर तरीकों वाला लेकिन पर्याप्त अहंकारी शक्ति वाला। ड्रैगन सूची में 20वें स्थान पर रहने वाला जीवन हरण करने वाला भाला सलमान भी उससे सीधे पराजित हो गया। उसका जीवन और मृत्यु अज्ञात है। हवा में हत्या का जुनून छा गया। सबकी सांसें थम गईं। भीड़ में सेबर को दाओजुए, तानाशाह सेबर लॉन्गसैन, उड़ता चील अनुष, भूत हाथ गुंजन, सबकी निगाहें अथर्व पर टिकी थीं। इतना मजबूत और ऐसा लगता है कि वह अभी भी खुद को रोक रहा है, छाया ने धीरे से कहा। उसके जैद जैसे होंठ थोड़े से खुले हुए थे। महान रक्षक अपने काले वस्त्र में उस अस्त व्यस्त वर्ग पर उतरा। उसने सलमान के शरीर को अपने हाथों में लिया, फिर उसका चेहरा जम गया। उसने अपने सामने अथर्व को देखा, उसे नापते हुए एक असहाय भाव प्रकट किया। अथर्व, तुम्हारे कर्म इतने भारी क्यों थे? महारक्षक ने अथर्व को देखा और कहा। अपनी जांच से उन्हें पता चला कि अथर्व के अंतिम हथेली के प्रहार से सलमान का डेंटियन और क्यूई सागर चकनाचूर हो गया था। उसका मार्शल कोर फट गया और उसकी मेरिडियन कट गईं। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन उसे वापस पाना असंभव था। अगर वह ठीक भी हो जाता तो भी वह केवल एक अपंग होता, 7वें स्तर की मार्शल आत्मा के रूप में अपनी शक्ति भी खो देता। वह भविष्य में मार्शल कलाकार नहीं रह जाता, पूरी तरह से एक साधारण अपंग बन जाता। एक मार्शल कलाकार के लिए यह उसे मारने से भी ज्यादा क्रूर था। महान रक्षक, क्या उसने मुझ पर कोई दया दिखाए? अथर्व का चेहरा उतर गया। उसके पीछे उसके गुरु आशुतोष जैसे महान व्यक्तित्व के रहते उसे इस रक्षक से क्यों डरना चाहिए? उसने हल्के से कहा, अगर मैंने अपने साथी संप्रदाय के सदस्यों का ध्यान न रखा होता तो वह पहले ही मर चुका होता। महान संरक्षक ने असहाय होकर आह भरी। क्या ये तो साथी संप्रदाय के सदस्यों के बारे में था? ये तो सीधे उसे मारने से भी ज्यादा क्रूर था। हालांकि इस समय महान संरक्षक असहाय ही हो सकता था। वह ये भी जानता था कि सलमान ने अथर्व पर भी कोई दया नहीं दिखाई थी, और अब उसे चिंता इस बात की थी कि वह एल्दझाओ को ये कैसे समझाए। उसे डर था कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। महान संरक्षक, कृपया परिणाम की घोषणा करें, अथर्व ने उदासीनता से कहा। इस मैच में अथर्व जीत जाता है और ड्रैगन सूची में 20वें स्थान पर पहुंच जाता है। जमीन पर मरते हुए सलमान को देखते हुए महान संरक्षक ने फिर कहा, ली दाजियांग को ड्रैगन सूची से हटा दिया गया है। सभी ने पहले ही इस परिणाम को आते हुए देख लिया था, लेकिन इस समय चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के आधे से अधिक शिष्यों को अभी भी होश नहीं आया था। अथर्व, शाबाश! अथर्व के कई समर्थकों ने तुरंत खुशी मनाई और यहाँ तक कि फ्लाइंग ईगल अनुष की कई महिला प्रशंसकों ने भी हरे वस्त्र पहने युवक की ओर अपनी निगाहें घुमा लीं। अथर्व, मैं परम तलवार संजू अब तुम्हें औपचारिक रूप से चुनौती देता हूँ। एक उग्र आवाज फैली। भीड़ में परम तलवार संजू का चेहरा तमतमा गया और उसके पूरे शरीर में एक ठंडी आभा फैल गई।
ये परिणाम उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जीवन हरण करने वाला भाला सलमान भी हार जाएगा, एक पूर्ण हार। फुस! अथर्व नीचे चौक पर कूद पड़ा। उसकी हत्या की मंशा फैल गई और उसकी आंखों से एक ठंडी रोशनी निकली जो सीधे झाओ किंगटियन पर पड़ी। पिछली बार नए शिष्य क्षेत्र में उसके खिलाफ घेराबंदी झाओ किंगटियन ने ही की थी। वह इस व्यक्ति को बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता था। इस समय संजू ने भी अथर्व पर एक ठंडी नज़र डाली। दोनों की गति आपस में टकराई जिससे आसपास के शिष्यों को तुरंत एक ठंडी सी अनुभूति हुई। अथर्व धीरे धीरे झाओ किंगटियन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों का भाव और भी भयावह होता गया। वह जहां से भी गुजरता वहां का तापमान भी गिरने लगता। उसकी भयानक हत्या की मंशा ने निचले साधना स्तर वाले शिष्यों को भी सीधे तौर पर सिहरन पैदा कर दी। अथर्व संजू से 5 मीटर की दूरी पर आ गया। पूरा अंतरिक्ष क्षेत्र उन दोनों को पूरी तरह से घेरे हुए था। इस समय बिना संयम खोए उनसे मुकाबला करने वाले लोगों में केवल तानाशाह, कृपाण, रिजवान और उड़ते हुए चील गुंजन ही थे। बच्चे, क्या तुम चुनौती स्वीकार करने से डरते हो? अथर्व को आते देख परम तलवार झाओ किंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। अथर्व और संजू के मुंह से आती ठंडक को हर कोई महसूस कर सकता था और मन ही मन अंदाजा लगा रहा था कि क्या ये दोनों फिर से टकराएंगे। यहाँ तक कि दूर से एक ही मात्रा बर्फ प्रभास और घोस्ट हैंड गुंजन भी अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाकर उन दोनों को देख रहे थे। जैसे ही लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हुईं, अथर्व ने तुरंत अपनी सारी हत्या की मंशा वापस ले ली। उसने झाओ किंगटियन को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और सीधे देवांशी के पास चला गया, जो झाओ किंगटियन से ज़्यादा दूर नहीं था। उस खूबसूरत औरत को, जिसे उसने कई दिनों से नहीं देखा था, देखते हुए उसने धीरे से कहा, देवांशी, मुझे लगा था कि तुम आज भी मुझसे छुप रही होगी। मैं तुमसे नहीं छुपा रही थी, मैं तो बस। देवांशी थोड़ा स्तब्ध रह गई, मानो अथर्व ने उसकी करतूतों का पर्दाफाश कर दिया हो। किसी गलत काम करने वाले बच्चे की तरह उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अथर्व की आंखों में सीधे देख सके। स्टॉप्ड! फुश! उसके पैरों के नीचे हवा का एक भंवर सा दौड़ गया और अथर्व ने तुरंत ही अग्नि बाण को चकमा दे दिया। अग्नि बाण की झुलसा देने वाली ऊर्जा अभी भी अथर्व के सामने की त्वचा में चुभ रही थी। हुश हुश! 2 सीटी की आवाजें हवा में गूंज उठीं और 2 अग्निबाण बिजली की चमक की तरह निकले। अथर्व के चेहरे पर उदासी छा गई। उसका शरीर तेजी से मुड़ा और उसके पैरों के नीचे असली ऊर्जा टिमटिमा उठी और वह फिर से 2 ज्वलंत बाणों के हमले से बाल बाल बच गया। चूंकि यह स्थिति थी, अथर्व उस संरचना को तोड़ने के लिए बहुत आलसी था और यह परवाह करने के लिए भी बहुत आलसी था कि वह किस प्रकार की संरचना थी। इस संरचना का उपयोग करना उसके लिए छायाहीन चरणों की साधना में मदद करने के लिए बिल्कुल सही था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन अथर्व छायाहीन सीढ़ियों की साधना में तल्लीन था। उसकी आकृति अग्निबाणों के बीच आगे पीछे घूम रही थी। जब वह उनसे बच नहीं पाता था, तभी वह उन्हें रोकने के लिए वार करता था। शाम को वुलिंग ब्रह्म क्षेत्र के मुख्य हॉल के अंदर द्वितीय रक्षक की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। 5वां पत्थर का दरवाजा खुला और अथर्व की आकृति बाहर निकली। द्वितीय रक्षक जानता था कि अथर्व अकेले नहीं घुसा था, बल्कि बस साधना बंद करके बाहर चला गया था। तुम अब साधना क्यों नहीं कर रहे हो? द्वितीय रक्षक ने पूछा। उनके विचार से अथर्व के लिए 5वां स्तर भी पार न कर पाना असंभव था। कल अथर्व ने सलमान को हराकर ड्रैगन सूची के शीर्ष 20 में प्रवेश किया था। ये बात अब चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में सभी को पता चल गई थी। मैं कल जारी रखूंगा, अथर्व ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मार्शल क्षेत्र में साधना करने के बाद उसे वापस जाकर जो कुछ सीखा था उसे ठीक से आत्मसात भी करना था। जहां तक मार्शल क्षेत्र को तोड़ने की बात है, अथर्व को इस समय ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मार्शल क्षेत्र में आना पूरी तरह से खुद को संयमित करने के उद्देश्य से था। जब अथर्व अपने आंगन में लौटा तो उसने एक महिला शिष्या को अपना इंतजार करते देखा। अथर्व ने उसे पहचान लिया, वह आदित्य नारायण के पास ही रहती थी। यही वह महिला थी जिसने उसे पिछली बार नए शिष्य क्षेत्र से संप्रदाय गुरु आदित्य नारायण से मिलने के लिए बुलाया था। उसका नाम डेनेली था, लगभग 25 या 26 साल की और एक द्वितीय चरण के मार्शल जनरल जितनी ताकतवर। उसकी प्रतिभा भी अद्भुत थी। अथर्व, संप्रदाय के गुरु चाहते हैं कि तुम जल्दी चले जाओ, डेनेली ने अथर्व की ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखते हुए कहा। अब अथर्व ने पूछा, मन ही मन सोच रहा था कि संप्रदाय गुरु आदित्य नारायण उसे आज शाम किस काम के लिए बुलाएंगे। हाँ, डेनेली ने उत्तर दिया, फिर एक उड़ने वाले जानवर को बुलाया और अथर्व को उसके साथ चलने का इशारा किया। अथर्व ने बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ते हुए जानवर पर छलांग लगाई और तुरंत चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के मुख्य भवन की ओर चल पड़ा। शाम के समय आसमान थोड़ा धुंधला था और नीचे पहाड़ों पर धुंधली परछाइयां थीं। लहरदार पहाड़ों की एक श्रृंखला से गुजरने के बाद अथर्व की आंखों के सामने एक अविश्वसनीय रूप से विशाल पर्वत शिखर प्रकट हुआ। पहाड़ की चोटी बादलों को चीरती हुई जमीन से ऊपर उठी हुई थी और एक असाधारण आभा प्रदर्शित कर रही थी, जैसे कोई उड़ता हुआ अजगर अपना सिर ऊपर उठा रहा हो। अथर्व को पता चल गया कि वह पहुंच गया है।
जैसे ही वह पर्वत शिखर के पास पहुंचा, अथर्व को भी एक अजीब सी आभा का एहसास हुआ। शायद ये पर्वत शिखर कोई साधारण नहीं था और इसके चारों ओर कई माप होंगे। उड़ते हुए जानवर से कूदकर वह एक चौड़ी पत्थर की सीढ़ी से ऊपर चढ़ा। एक पल के लिए घुमावदार रास्ते से गुजरने के बाद अथर्व की आंखों के सामने एक विशाल महल की इमारत दिखाई दी। ये भव्य महल अथर्व के लिए पहली बार नहीं था। एक चौक पार करने के बाद डेनेली के नेतृत्व में अथर्व महल में दाखिल हुआ। झाओ वूजी, ये बकवास है। आपका शिष्य मरा नहीं है। क्या आपको दिलोंग पीक के नियम नहीं पता? अथर्व अभी भी गलियारे में ही था जब उसने अपने गुरु आशुतोष की जोर से चीख सुनी। अथर्व के तरीके निर्दयी हैं, कोई कह सकता है कि ये क्रूर और जानबूझकर किए गए हैं। हम अपने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में ऐसे शिष्य को नहीं रख सकते। झाओ वूजी की आवाज़ भी रोष से भरी हुई आई। आपका शिष्य अयोग्य है, वह अधमरा होकर भी बड़बड़ाने आता है। मैं आपकी यह बात नहीं मानता, एल्डर आशुतोष फिर चिल्लाया। अथर्व ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी और मुख्य हॉल में चला गया। अंदर से आवाज़ें सुनकर उसे समझ आ गया कि क्या हुआ है और उसके दिल में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। शिष्य संप्रदाय प्रमुख, गुरु और सभी वरिष्ठों का अभिवादन करता है। अथर्व मुख्य हॉल में दाखिल हुआ। अंदर 10 वरिष्ठ लग रहे थे। केवल वरिष्ठ यांग अनुपस्थित थे, बाकी सभी वरिष्ठ उपस्थित थे। अथर्व को देखकर कई बुजुर्गों की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उन्होंने दिलोंग पीक पर हुई हर घटना के बारे में भी सुना था। सलमान को सीधे तौर पर गंभीर रूप से घायल करना और ड्रैगन सूची के शीर्ष 20 में प्रवेश करना, ताकत का ये स्तर उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। आखिरकार अथर्व को चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में आए हुए बस कुछ ही महीने हुए थे और उसे एक नया शिष्य माना जा रहा था। उसकी ताकत में प्रगति थोड़ी ज्यादा तेज थी। इस समय सिर्फ झाओ वूजी ही अथर्व को घूर रहा था। उसकी आंखें मानो आग उगल रही थीं। उसने अपने 2 प्रिय शिष्यों को, जो ड्रैगन लिस्ट के दोनों ही मजबूत व्यक्ति थे, अपन बना दिया था। उसका गुस्सा स्वाभाविक था। अथर्व, मेरे पास आओ। आज मैं देखना चाहता हूं कि कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। अथर्व को देखकर आशुतोष खुशी से झूम उठा। इससे उसे बहुत इज्जत मिली थी। ड्रैगन लिस्ट में शीर्ष 20 में जगह बनाना एक असाधारण बात थी। हाँ गुरुजी, अथर्व ने धीरे से कहा और जल्दी से आशुतोष की तरफ बढ़ गया। संप्रदाय गुरु, आपको मेरे शिष्य के लिए न्याय कायम रखना होगा। अथर्व निर्दयी है और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसे मारना भी ज्यादा नहीं होगा, झाओ वूजी ने तुरंत कहा। बड़े झाओ, आपके शब्द थोड़े ज्यादा कठोर हैं, आदित्य नारायण ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं थे। उसने अथर्व को उदासीनता से देखा, न जाने क्या सोच रहा था। फिर उसने कहा, हालांकि इस मामले में अथर्व ने सख्ती बरती। संप्रदाय गुरु कनिष्ठ भाई, आपका क्या मतलब है? क्या मेरे शिष्य को इच्छानुसार मार दिया जाना चाहिए? यदि आप अथर्व को दंडित करते हैं तो हम गुरु को न्याय के लिए खोजेंगे। आशुतोष तुरंत चिल्लाया, यहाँ तक कि यू शियातन को कोई चेहरा भी नहीं दिखाया। यू युकियान की बातें सुनकर सभी बुजुर्गों और आदित्य नारायण के हाव भाव एकदम बदल गए। सभी जानते थे कि बुजुर्ग यू कितना गुस्सैल है और वह सचमुच बूढ़े संप्रदाय प्रमुख को परेशान कर सकता है। एल्डर आशुतोष, आप सुरक्षात्मक हो रहे हैं। आप अपने शिष्य को हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, झाओ वूजी ने ठंडी आवाज में कहा। तो क्या हुआ अगर मैं सुरक्षात्मक हूं? तुम मेरा क्या कर सकते हो? आशुतोष ने गुस्से से कहा। बड़े झाओ, बड़े भाई, कृपया दोनों शांत हो जाए। आदित्य नारायण के हाव भाव थोड़े बदल गए। फिर उसने अथर्व की ओर देखा और कहा, अथर्व, कल दिलोंग चोटी पर तुमने इतना जोरदार हाथ क्यों लगाया? कहा जाता है कि तुमने सलमान को स्पष्ट रूप से हरा दिया था, फिर भी तुमने भारी बल का प्रयोग किया। यदि संप्रदाय गुरु को लगता है कि मैं दोषी हूं, तो ये शिष्य दंड स्वीकार करने को तैयार है। अथर्व ने धीरे से कहा। उसकी निगाहें सीधे आदित्य नारायण की ओर देख रही थीं, न तो वह विनम्र था और न ही अभिमानी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? युन शियाओटियन ने अथर्व की ओर देखते हुए धीरे से कहा। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। इस शिष्य का मानना है कि उसने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। न ही उसने कल दिलोंग पीक के नियमों का उल्लंघन किया। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में ये शिष्य प्रहार करते समय अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाता है। यदि इसे भी अपराध माना जाता है तो यद्यपि यह शिष्य आश्वस्त नहीं है, फिर भी वह अवज्ञा करने का साहस नहीं करता। अथर्व ने धीरे से कहा। सभी बुजुर्गों ने तुरंत अपनी निगाहें अथर्व की ओर घुमा लीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अथर्व संप्रदाय के गुरु से बात करने की हिम्मत भी करेगा। आदित्य नारायण ने अथर्व को देखा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी डूब गई। फिर वह मंद मुस्कान के साथ बोला, अच्छा है, तुम्हारा साहस असाधारण है। हालांकि तुम गलत नहीं हो, तुमने जोरदार प्रहार किया। इस बारे में क्या ख्याल है? चूंकि सलमान तुम्हारे द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए तुम पर 1 लाख सोने के सिक्कों का जुर्माना लगाया जाता है और तुम पर 1 महीने के लिए वुलिंग ब्रह्म क्षेत्र के भीतर आध्यात्मिक क्षेत्र में एकांत में ध्यान करने का भी जुर्माना लगाया जाता है। संप्रदाय गुरु, ये सजा बहुत हल्की है, झाओ वूजी ने तुरंत कहा। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और 1 महीने तक आत्मिक लोक में ध्यान।
यह कोई सज़ा नहीं थी, ये तो उसे पूरी तरह से संयमित होने की छूट थी। बड़े झाओ, मैं जानता हूं कि आप अपने शिष्य के लिए चिंतित हैं, लेकिन अथर्व वास्तव में गलत नहीं है। मैंने उसे दंडित भी किया है, इसलिए आपको और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अथर्व को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की हल्की सजा के अलावा हमारा चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय सलमान को 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं देगा और उसे उसके कबीले में वापस भेज देगा। आदित्यनारायण ने झाओ वूजी से कहा, फिर आशुतोष की ओर मुड़ा और कहा, वरिष्ठ भाई, अथर्व आपका शिष्य है, आप उसे ये 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते हैं। भविष्य में आपको अपने शिष्य को उचित अनुशासन देना होगा। कोई बात नहीं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ही तो हैं। एल्डर आशुतोष तुरंत हंस पड़े। वह मूर्ख नहीं थे। हालांकि संप्रदाय गुरु ने ऊपर से कहा कि वह अथर्व को सजा दे रहे हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ एक दिखावटी इशारा था। वुलिंग ब्रह्म क्षेत्र के भीतर आत्मिक क्षेत्र में 1 महीने तक एकांत में ध्यान करना, हालांकि सजा कहा जाता है, असल में संयम था। जहां तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की बात है तो वह उनके लिए एक बूंद के समान थी। 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी कोई मायने नहीं रखतीं। बुजुर्ग भी हल्के से मुस्कुराए। ये नतीजा सबकी उम्मीदों के मुताबिक था। पहली बात तो ये कि हालांकि इस बार अथर्व निर्दयी था, लेकिन सब मूर्ख नहीं थे और जानते थे कि झाओ वूजी के शिष्यों ने ही अथर्व को उकसाया था और उन्होंने दया भी नहीं दिखाई थी। अथर्व गलत नहीं था। दूसरी बात, अगर अथर्व गलत भी हो तो भी उसके रक्षक गुरु एल्डर आशुतोष के साथ कोई खास परेशानी नहीं होगी। एल्डर आशुतोष को उकसाने वाले को कोई फायदा नहीं होगा। मेरे प्यारे शिष्य, चलो, अगली बार अगर कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें फिर से चुनौती दे तो तुम्हें ज्यादा विनम्र होना होगा। उन्हें हराने के लिए इतना ही काफी है, फिर किसी को अपंग मत बनाना। एल्डर आशुतोष ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अथर्व को खींचते हुए और तेज कदमों से मुख्य हॉल से बाहर निकल गए। युयुकियान की बातें सुनकर झाओ वूजी का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। थोड़ी देर बाद शाम हो चुकी थी। अपने गुरु की ब्लू जेड वुल्फ ईगल पर सवार होकर पर्वत शिखर पर लौटते हुए अथर्व के चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। प्रतिहार परिवार में झाओ वूजी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के होते हुए उसे डर था कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय छोड़ने के बाद कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। वह झाओ वूजी का मुकाबला करने में पूरी तरह असमर्थ था। उसे अपनी ताकत जल्दी से बढ़ानी होगी। एक बार जब उसके पास पर्याप्त ताकत हो जाएगी तो उसे एक भी झाओ वूजी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसके भाव भंगिमाओं के बाद अथर्व ने भी हल्की सी मुस्कान दिखाए। अभी अभी ब्लू जेड वुल्फ ईगल की पीठ पर उसके मालिक ने उसे 4थी श्रेणी की कुछ गोलियां दी थीं। उसका मालिक सचमुच उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। आंगन में लौटकर अथर्व ने कुछ देर सोचा। उसे कल अपनी सजा स्वीकार करने के लिए आत्मिक क्षेत्र जाना था। खैर, उसने आत्मिक क्षेत्र जाकर उसे देखने की योजना तो बना ही ली थी। बस मार्शल क्षेत्र में छायाहीन चरणों का अभ्यास थोड़ा विलंबित हो जाता। कुछ ही देर बाद अथर्व पर्वत शिखर पर वापस आ गया। उसके पैरों के नीचे सच्ची ऊर्जा टिमटिमा रही थी, जिससे उसके पैरों की मेरिडियन से एक पवन भंवर बन रहा था। फिर उसने छाया रहित चरण गति तकनीक का अभ्यास शुरू किया। मार्शल क्षेत्र में एक दिन के अभ्यास के बाद अथर्व की छाया रहित चरणों के प्रयोग में प्रगति पहले से कहीं अधिक थी। फूल मांगना जारी रखिए, धन्यवाद। एक आकृतिक भूत जैसी पहाड़ की चोटी पर चाप बना रही थी, जिससे हवा के हल्के झोंके सीटी बजा रहे थे। इसी तरह पूरी रात बीत गई। अगली सुबह अथर्व सीधे मार्शल स्पिरिट इल्यूजनरी लोक में गया। उसने त्यानची स्नोलान को निर्देश दिया कि वह 1 महीने बाद वापस आकर उसे ले जाए, क्योंकि वह 1 महीने तक उसी स्पिरिट लोक में रहने वाला था। द्वितीय रक्षक। मुख्य हॉल के अंदर अथर्व ने द्वितीय रक्षक को हल्के से प्रणाम किया। अथर्व, मुझे कल रात संप्रदाय से खबर मिली। तुम आज संप्रदाय गुरु की सजा भुगतने आए हो, है ना? द्वितीय रक्षक ने अथर्व को देखा और धीरे से कहा। उसकी आंखों में गहरा अर्थ था। कोई भी देख सकता था कि हालांकि इसे सजा कहा जा रहा था, ये सिर्फ एक औपचारिकता थी, अथर्व को 1 महीने के लिए आत्मिक लोक का अनुभव करने का अवसर देना। ये शिष्य सचमुच सजा पाने के लिए यहाँ आया है। अथर्व थोड़ा मुस्कुराया। आत्मिक क्षेत्र और मार्शल क्षेत्र में काफी अंतर हैं। मार्शल क्षेत्र साधना आधार को विकसित करने के लिए ज्यादा है, जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र मन और आत्मा को संयमित करने का स्थान है। ये पूरी तरह से भ्रमों से भरा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कुल 9 स्तर हैं। सामान्यतः मार्शल प्रशिक्षु और आध्यात्मिक प्रशिक्षु पहले स्तर को चुनौती देते हैं, जबकि मार्शल आत्माएं और आध्यात्मिक आत्माएं चौथे स्तर को चुनौती दे सकती हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में मार्शल कलाकार आध्यात्मिक कलाकारों की तुलना में थोड़े कमजोर होते हैं। मैंने आपके लिए चौथे स्तर में प्रवेश की व्यवस्था की है, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। संप्रदाय गुरु का आपको 1 महीने तक चिंतन करने का कहना बस एक सामान्य टिप्पणी थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में 1 महीने तक रहना चौथे स्तर की आध्यात्मिक आत्मा के लिए भी मुश्किल है। आप कितने समय तक रह सकते हैं यह आपकी साधना पर निर्भर करता है। अगर आप असफल होते हैं तो आप बाद में फिर से अंदर जा सकते हैं। द्वितीय रक्षक अथर्व की ओर देखकर मुस्कुराया। जैसे ही उसकी आवाज़ धीमी हुई, द्वितीय रक्षक ने अथर्व को 1 और Z पर्ची दी और कहा,
इस पर खून की एक बूंद टपकाओ और दाईं ओर 8वें पत्थर के कक्ष में प्रवेश करो। तुम्हें याद रखना चाहिए, अंदर की हर चीज़ और हर कोई नकली है। अगर तुम्हारा मन विकृत हो गया तो तुम असफल हो जाओगे। हालांकि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक बार असफल होने पर तुम्हारी काफ़ी आत्मिक शक्ति खर्च हो जाएगी। तुम्हें वहां 1 महीने तक रहना है, इसलिए बार बार असफल होना तुम्हारे लिए काफ़ी कष्टदायक होगा। द्वितीय रक्षक ने अथर्व को एक ज्ञान भरी मुस्कान दी और कहा, याद रखना, अंदर की हर चीज़ नकली है। तुम्हें अपने मन को विकृत नहीं होने देना चाहिए। आमतौर पर एक प्रथम स्तरीय मार्शल आत्मा वहां 1 दिन तक रह सकती है, जो पहले से ही काफ़ी अच्छा है। अगर तुम सक्षम हो तो तुम सीधे बाहर निकल सकते हो। हालांकि अगर तुम चौथे स्तरीय आत्मिक क्षेत्र से बाहर निकल सकते हो तो जब तक तुम प्रथम स्तरीय आत्मिक सेनापति न हो तब तक साधारण तीसरे या चौथे स्तरीय मार्शल सेनापति भी चौथे स्तरीय आत्मिक क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकते। अथर्व थोड़ा उलझन में पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि दूसरे रक्षक के शब्दों में कोई छिपा हुआ अर्थ था। जेड स्लिप पकड़े हुए अथर्व मुख्य हॉल के दाईं ओर 8वें पत्थर के कक्ष में गया। उसने पत्थर का दरवाज़ा बंद कर दिया। पत्थर के कक्ष के अंदर कोई चमकदार रोशनी नहीं चमक रही थी। कक्ष के अंदर एक हल्के झटके के बाद पत्थर का दरवाज़ा फिर से खुल गया। ये तो थोड़ा अजीब है, अथर्व बुदबुदाए। पत्थर के दरवाजे के बाहर अब एक विशाल असीम मैदान था। हर तरफ हरियाली थी और दूर दूर तक सिर्फ एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई थी। एक भ्रम समूह। अथर्व को लगभग तुरंत समझ आ गया। वह सिर्फ अपनी चेतना ही नहीं बल्कि आत्मिक क्षेत्र में था। वह शारीरिक रूप से भी एक भ्रम समूह के अंदर था। तथाकथित आत्मिक क्षेत्र एक भ्रम समूह था जो मन को संयमित करता था। उस क्षेत्र में एक घनी आभा फैली हुई थी। अथर्व को लगा कि यह आभा कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। गौर से देखने पर उसकी थोड़ी सी उलझन आश्चर्य में बदल गई। यह आभा 10,000 पशु संप्रदाय के आत्मा दिव्य द्रव से कुछ मिलती जुलती थी। अगर यहाँ साधना की जाए तो यह आत्मिक शक्ति के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि यह आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि आभा सघन थी, लेकिन वह उसे सीधे अवशोषित करने की स्थिति से बहुत दूर थी। उसकी यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट की साधना पहले से ही धीमी थी और यहाँ साधना करने से भी कोई खास फायदा नहीं होगा। चूंकि यह एक भ्रम संग्रह है, इसलिए इसे संभालना आसान है। अथर्व ने अपने होंठ भींचे और मुस्कुराया। हालांकि यह संग्रह ठीक ठाक था, लेकिन शायद उसे कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि वह यहाँ संग्रह तोड़ने नहीं बल्कि उसका अनुभव करने आया था। हुश हुश। अथर्व धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था जब अचानक आगे की जमीन के भीतर से प्रकाश की एक पीली रेखा निकली, जिसमें एक शक्तिशाली आभा और तेज सीटी की आवाज़ थी। बिजली की तरह चमकती हुई पीली रोशनी की एक लकीर तेजी से आगे बढ़ी। यह एक विशालकाय राक्षसी जानवर था, सैकड़ों मीटर लंबा, शक्तिशाली आभा और भयंकर रूप वाला, सीधे उस पर टूट पड़ा। राक्षसी जानवर। अथर्व का चेहरा धुंधला गया। जैसे ही वह पीछे हटकर हमला करने वाला था, उसका दिल अचानक बैठ गया। ये सब भ्रम थे। अगर उसका मन विचलित हो गया तो वह असफल हो जाएगा। फुस। अथर्व ने अपना मन शांत किया और ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही वह क्रूर राक्षसी जानवर उसके सामने 1 मीटर से भी कम दूरी पर था, वह अचानक पीले धुएं में बदल गया और हवा में गायब हो गया। इसमें कुछ असाधारण पहलू जरूर हैं, अथर्व ने धीरे से कहा। इस मायावी समूह में कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी। युवा पीढ़ी के शिष्यों के लिए यह निश्चित रूप से अपने मन को शांत करने का सबसे अच्छा स्थान था। साथ ही भीतर की सघन आभा आत्मा के लिए निश्चित रूप से काफी लाभदायक थी। जारी रखें। अथर्व आगे बढ़ता रहा। वह भी इस आत्मिक क्षेत्र के भीतर की हर चीज के बारे में उत्सुक था और इसकी पूरी तरह से जांच करने की योजना बना रहा था। इस विशाल मैदान पर धीरे धीरे चलते हुए अथर्व हमेशा की तरह शांत रहा। बीच बीच में आसपास के स्थान से राक्षसी जानवर प्रकट होकर उस पर हमला करते, लेकिन उसके सामने लगभग 1 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही वे ऊर्जा में बदल जाते। उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था, लेकिन अथर्व ने पाया कि वह अनजाने में ही मैदान से निकलकर आगे की पर्वत श्रृंखला में चला गया था। उसकी आंखों के सामने जंगल का एक टुकड़ा दिखाई दिया। हे, जंगल की गहराई में एक तालाब दिखाई दिया और उसमें से खिलखिलाती हंसी की आवाज़ आई। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। क्या इस चौथे स्तर के भ्रमजाल में उसके जैसे और भी लोग हो सकते हैं? ऊपर देखते ही अथर्व दंग रह गया। उसने कई बेहद खूबसूरत और मनमोहक महिलाओं को भड़कीले कपड़ों और ज्वलंत आकृतियों में पूल के किनारे खेलते देखा। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? अथर्व का रूप देखकर मोहक महिलाओं ने तुरंत पूछा। मैं अभी आया हूँ। क्या तुम यहाँ बहुत देर से हो? अथर्व हल्के से मुस्कुराए। हे, बिल्कुल, हम यहाँ बहुत देर से हैं। जब तुम यहाँ हो तो और हमारे साथ खेलो। मोहक महिलाएं तरह तरह के मोहक और आकर्षक इशारे करती रहीं, अथर्व पर इश्कबाजी भरी नजरें डालती रहीं। एक और भ्रम, अथर्व ने मन ही मन सोचा। उसका मन अविचलित रहा। उसे साफ पता था कि यह भ्रम के घेरे में बस एक मिथ्या छवि है।
अगर उसका मन जरा भी शांत होता तो वह स्वतः ही आत्मिक लोक से बाहर भेज दिया जाता। हालांकि उन मनमोहक स्त्रियों को देखकर अथर्व के हृदय में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। ये मनमोहक स्त्रियां सभी अद्भुत सुंदरियां थीं, बिल्कुल वास्तविक लग रही थीं। कमजोर इच्छाशक्ति वाले व्यक्ति के लिए इनका विरोध करना शायद बहुत मुश्किल होगा। अथर्व को दूसरे रक्षक के वो शब्द याद आ गए जो उसे खास तौर पर याद दिला रहे थे कि अंदर सब कुछ नकली है। ऐसा लग रहा था कि वो इसी तरह के भ्रम की बात कर रहा था। आओ जल्दी करो और हमारे साथ खेलो। ये देखकर कि अथर्व नहीं आया, उन मनमोहक महिलाओं ने मोहक स्वर में कहा। उनकी आवाज़ें अथर्व के कानों में किसी जादू की तरह गूंज उठीं, जिससे वह सोचने लगा कि क्या उसे वहां जाना चाहिए। चलो जल्दी करो। मोहक और मोहक महिलाएं अथर्व की ओर बढ़ने लगीं। मनमोहक मुस्कान के साथ उन्होंने एक एक करके धीरे धीरे अपने छोटे छोटे कपड़े उतार दिए। अथर्व के सामने तुरंत ही अद्भुत सुंदरता से भरपूर शरीर प्रकट हो गए। पतली कमर, सुडौल नितंब, लंबी टांगें, भरे हुए स्तन और बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा। ये मनमोहक महिलाएं अथर्व को घेरकर धीरे धीरे पास आ रही थीं और मोहक कराहें निकाल रही थीं। अथर्व लगभग भूल ही गया था कि यह एक भ्रम था। ये दृश्य अविश्वसनीय रूप से वास्तविक था। फुस! अथर्व ने तुरंत एक गहरी सांस ली, फिर मुड़कर बिना पीछे देखे उन मनमोहक महिलाओं के शरीरों के पास से चला गया। उसके पीछे से महिलाओं की आवाज़ें तुरंत उसे रोकने की कोशिश करते हुए पुकारने लगीं। अथर्व ने अपना मन स्थिर किया, जरा भी विचलित नहीं हुआ। एक क्षण बाद उसके पीछे से ऊर्जा के उतार चढ़ाव की एक लहर आई। जब उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो तालाब और मनमोहक महिलाएं बिना किसी निशान के गायब हो चुकी थीं। ये तो बहुत करीब था, अथर्व ने मन ही मन सोचा। अभी अभी तो वह लगभग नियंत्रण खो बैठा था। यह मायावी दृश्य वाकई बहुत ही भयानक था। इसमें ऐसा दृश्य भी शामिल था। ज्यादातर लोग शायद इसका विरोध नहीं कर पाएंगे। युनयांग पर्वत पर मुख्य हॉल के अंदर कई आकृतियां एक कमरे में थीं। सबसे ऊपर झाओ वूजी का चेहरा गुस्से से भरा था, जबकि नीचे झाओ किंगटियन, अनंग, शी युनशेंग और अन्य लोगों के चेहरे पर भी थोड़ी ठंडक थी। यू युकियान के साथ हमारे लिए संप्रदाय के उस बदमाश से निपटना मुश्किल है। धिक्कार है आशुतोष, देर सवेर मैं उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, झाओ वूजी ने गुस्से और ठंडे स्वर में कहा। दादाजी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस बदमाश की ताकत इस स्तर तक पहुंच जाएगी। अब हमें क्या करना चाहिए? हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, है ना? झाओ किंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। उसे लगता है कि आशुतोष को संप्रदाय में शामिल करने से वह हमेशा के लिए सुरक्षित रह सकता है। गुप्त क्षेत्र खुलने में अभी 3 महीने बाकी हैं। गुप्त क्षेत्र में जीवन और मृत्यु अप्रत्याशित हैं। किंगटियन, तुम्हारी ताकत और तुम्हारे बड़े भाई के साथ उस बदमाश को मारने के लिए काफ़ी है। बस उसे गुप्त क्षेत्र से बाहर न आने देना, झाओ वूजी ने ठंडे स्वर में कहा। बड़े भाई को कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही उस बदमाश से निपटने के लिए काफ़ी हूँ, झाओ किंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। 3 दिन बाद आत्मिक लोक में एक घाटी के सामने अथर्व ने घाटी को देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। वह बुदबुदाया, इस मायावी लोक में यह महीना बिताना समय की बर्बादी है। इन 3 दिनों में अथर्व ने तरह तरह के भ्रम देखे थे, लेकिन वे उस पर असर डालने के लिए काफ़ी नहीं थे। आगे आने वाले भ्रम उस पर असर डालेंगे या नहीं, यह अथर्व को नहीं पता था। हालांकि अथर्व को लगा कि वह समय बर्बाद कर रहा है। 1 महीना कोई छोटी अवधि नहीं होती, और उसे इस समय साधना के लिए समय की ज़रूरत थी। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं इस आत्मिक क्षेत्र में आत्मा की गोलियां खा लूं तो क्या होगा, अथर्व ने मन ही मन सोचा। वह इस महीने का समय बर्बाद नहीं कर सकता था। आत्मिक क्षेत्र को चुनौती देने के लिए किसी और दिन इंतजार किया जा सकता था। अभी उसे अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर लग रहा था। अपनी भौहों को ढीला छोड़ते ही अथर्व के हाथों से कई वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनसे एक बहती हुई रोशनी निकल रही थी। ये वे संरचना कोने थे जो भूत परी विमला ने उसे उड़ती आत्मा संप्रदाय छोड़ते समय दिए थे। एक क्षण के लिए आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के बाद अथर्व ने अपनी वास्तविक क्यूई को झटका और उसके हाथों में संरचना के कोने बहते हुए प्रकाश में परिवर्तित हो गए, जो तुरंत एक बूढ़ कोण पर आसपास के वातावरण में उतर गए। हिस! जैसे ही संरचना कोनों पर पहुंची, अथर्व की आंखों के सामने का दृश्य अचानक बदल गया। उसने खुद को एक गुफा के रास्ते में पाया, जिसमें कई शाखाएं थीं और मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई थीं। आगे का क्षेत्र एक घने हल्के सफ़ेद कोहरे से ढका हुआ था, जिससे दृश्य धुंधला हो रहा था। गुफा के मार्ग में एक घनी आभा भरी हुई थी, जो आत्मा दिव्य द्रव्य के समान थी, लेकिन यह वैसी नहीं थी। अथर्व ने इधर उधर देखा और हल्के से मुस्कुराया। ये संरचना उसे परेशान नहीं करेगी, बाहर निकलना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। हालांकि वह इस अवसर का उपयोग अंदर की आत्मा की गोली को विकसित करने और उसका सेवन करने के लिए कर सकता था। पालथी मारकर बैठे अथर्व ने एक ब्रोकेड का डिब्बा निकाला। उसे खोलते ही एक प्रचंड शक्ति फैल गई, जो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई थी, जिससे अथर्व का दिल जोर से धड़कने लगा।
उसके मन में आध्यात्मिक ऊर्जा मानो खिंची हुई अनियंत्रित रूप से उमड़ रही थी। स्पिरिट पिल, अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। ये स्पिरिट पिल रैंक 4 के शुरुआती स्तर के स्पिरिट बीस्ट की होनी चाहिए, जो व्हाइट वुल्फ भाड़े के सैनिकों के समूह के खजाने से प्राप्त की गई है। स्पिरिट पिल को देखकर अथर्व को उग्र कल्पना की याद आ गई। दरअसल इस महिला ने उसे धोखा दिया था। सौभाग्य से उसने अपनी सोल स्पिरिट डिवाइन लिक्विड मार्शल आर्ट्स और इस स्पिरिट पिल को अपनी स्टोरेज रिंग में जमा कर रखा था, वरना उसे जितना मिलता उससे ज्यादा खोना पड़ता। ब्रोकेड बॉक्स में स्पिरिट पिल की ऊर्जा को महसूस करते हुए अथर्व को याद आया कि जब वह स्पिरिट मास्टर स्तर पर था तब उसने इसे खाने की हिम्मत नहीं की थी। अगर उसने उस समय ये स्पिरिट पिल निगल ली होती तो शायद वह हिंसक ऊर्जा से तुरंत सदमे में आकर मूर्ख बन जाता। उस समय उसकी ताकत इतनी ज्यादा ऊर्जा लेने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन अब शायद ये सही था। वर्तमान आत्मा स्तर के आधार पर एक स्पिरिट पिल मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा को केवल एक स्तर तक ही बढ़ा सकती है, अथर्व ने मन ही मन सोचा। उसने ब्रोकेड के डिब्बे से स्पिरिट पिल उठाई, जो एक बच्चे की मुट्ठी के आकार की थी, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे खाना शुरू कर दिया। आत्मा की गोली उसके मुंह में घुसी और उसके पेट में पहुंच गई, फिर तुरंत एक भयंकर ऊष्माधारा में बदल गई। यह ऊष्माधारा उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल गई और फिर एक प्रचंड ऊर्जा में बदल गई। यह ऊर्जा एक जंगली जानवर की तरह उसके शरीर में आगे पीछे टकरा रही थी। ये सचमुच बहुत हिंसक है। अथर्व को इस सब पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। आत्मा की गोली से रूपांतरित भयानक ऊर्जा उसके मेरिडियन में नहीं, बल्कि सीधे उसके मन के स्थान में पहुंच गई। तुरंत उसके मन के स्थान से एक तेज दर्द उठा और उस स्थान के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपटी आत्मा की गोली भी घूमने लगी। इस क्षण इस आत्मा की गोली से रूपांतरित ऊर्जा को केवल भयानक ही कहा जा सकता है। ये किसी दानव कोर से रूपांतरित ऊर्जा से भी अधिक भयानक लग रही थी, या शायद उतनी ही भयानक थी, लेकिन दानव कोर से रूपांतरित ऊर्जा शरीर के मेरिडियंस में कार्य करती थी, और एक मजबूत शरीर के साथ अथर्व को जो दर्द महसूस होता था वह अलग था। अब यह ऊर्जा सीधे उसके मन में पहुंच गई। उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे अनगिनत जंगली जानवर अथर्व के मन में बेतहाशा दौड़ रहे हों। इस भयानक शक्ति ने उसके मन पर बार बार तीव्र पीड़ा पहुंचाई। परिष्कृत करो, अथर्व ने दांत पीसते हुए सोचा, अपने मन में इस विशाल ऊर्जा के प्रभाव का विरोध करते हुए। उसके मन में मौजूद अपार आध्यात्मिक ऊर्जा ने सीधे आत्मा की गोली की रक्षा की, और साथ ही उसने यिन यांग आत्मा मार्शल सीक्रेट का तेजी से उपयोग करते हुए इस विशाल और भयानक ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए हाथ की मुहरें बनाईं। परिष्कृत करें। एक भयंकर संघर्ष के बाद अथर्व ने धीरे धीरे इस हिंसक ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए यिन यांग स्पिरिट मार्शल सीक्रेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद एक सफ़ेद पारदर्शी प्रभामंडल ने भी उसके शरीर को घेर लिया। बाहर 6 दिन बाद दूसरे रक्षक ने मुख्य हॉल में एक जेड पत्थर को देखा, थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए, और धीरे से कहा, 6 दिन हो गए हैं, और यह अथर्व वास्तव में 6 दिनों तक टिक सकता है। मार्शल कलाकारों में 7वें स्तर की मार्शल आत्मा के लिए भी ऐसा करना मुश्किल होगा। द्वितीय रक्षक, आपके विचार से अथर्व कब तक अंदर रह सकता है? मुख्य हॉल में द्वितीय रक्षक के बगल में खड़े एक सफ़ेद कपड़े पहने व्यक्ति ने पूछा। उसके पहनावे से लग रहा था कि वह रक्षक का पद भी संभाल रहा है। मुझे नहीं पता, यह अथर्व सचमुच एक राक्षस है, दूसरे रक्षक ने धीरे से कहा। दूसरे रक्षक, अथर्व क्या है? क्या अथर्व यहाँ है? मुख्य हॉल में एक पत्थर का दरवाज़ा खुला और एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। उसके सुंदर चेहरे पर अहंकार की झलक थी, एक ऐसा अहंकार जिसने लोगों को दया का अनुभव कराया। बधाई हो मिस, 4थी मंजिल के 9वें स्तर को पार करने के लिए। इस महिला को देखकर द्वितीय रक्षक की आंखों में भी आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। मिस वास्तव में चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में साधना प्रतिभा की उपाधि की पात्र हैं। हर बार जब वह मार्शल क्षेत्र को चुनौती देती हैं तो वे बड़ी प्रगति करती हैं। इस बार 4थी मंजिल के 9वें स्तर को पार करते हुए उनकी शक्ति लगभग प्रथम स्तरीय मार्शल जनरल के बराबर है, और वर्तमान में मिस ने हाल ही में 5वें स्तरीय मार्शल सोल को पार किया है। वह अथर्व कहाँ है जिसके बारे में तुम अभी बात कर रही थीं? अवंतिका ने अपना छोटा सा मुंह बनाया और दूसरे रक्षक से पूछा। जब अथर्व ने पृथ्वी ड्रैगन शिखर पर सलमान के साथ प्रतिस्पर्धा की तो वह बहुत ज्यादा कठोर था, इसलिए संप्रदाय गुरु ने उसे 1 महीने के लिए आत्मिक लोक में चिंतन करने की सजा दी। 6ठा दिन बीत चुका है, दूसरे रक्षक ने उत्तर दिया। क्या पिताजी ने अथर्व को सजा दी? अवंतिका ने तुरंत गुस्से से कहा। दूसरे रक्षक, जल्दी से अथर्व को मेरे लिए बाहर आने दो। हम मिस, एक बार आत्मा लोक में पहुंच जाने के बाद मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता, और हाँ, ये संप्रदाय गुरु का आदेश है, द्वितीय रक्षक ने धीरे से कहा। उसके हाव भाव में थोड़ा बदलाव आया। यह अफवाह थी कि मिस और इस अथर्व के बीच कुछ अस्पष्टता अंतरंगता थी, और ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ अफवाह नहीं थी। मैं अपने पिता को ढूंढने जा रही हूँ। अवंतिका का सुंदर चेहरा उतर गया और वह मुख्य हॉल से बाहर निकल गई। धीरे धीरे समय बीतता गया और अथर्व बहुत पहले ही साधना की अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी और धीरे धीरे स्पिरिट पिल से रूपांतरित हिंसक ऊर्जा को परिष्कृत कर रही थी।
इस ऊर्जा का शोधन भी धीमा नहीं था। जैसे जैसे यह ऊर्जा परिष्कृत होती गई, अथर्व अपनी स्पष्ट प्रगति महसूस कर पा रहा था। उसके मन के भीतर इस आत्मा की गोली से रूपांतरित ऊर्जा उसकी आत्मा की गोली को भी सूक्ष्म रूप से पोषित कर रही थी। आत्मा की गोली लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा में लिपटी और घूम रही थी और उसका पूरा शरीर अवर्णनीय रूप से आरामदायक महसूस कर रहा था। जैसे जैसे ऊर्जा का शोधन कम होता गया, वह हिंसक शक्ति बहुत पहले ही शांत हो चुकी थी। अनजाने में अथर्व के चारों ओर की आभा भी बढ़ने लगी और उसके शरीर के चारों ओर का पीला सफ़ेद प्रभामंडल भी चमकदार होने लगा। कई घंटों बाद अथर्व ने महसूस किया कि उसका मन भर गया है। उसके मन में एक धीमी सी ध्वनि हुई और एक विशाल ऊर्जा संकुचित होकर फैल गई। आध्यात्मिक ऊर्जा की सीटी के बीच आत्मा की गोली तेजी से घूमी और इसी क्षण उसके शरीर के बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा रिसकर उसके सामने एक बवंडर जैसा घूमता हुआ प्रभामंडल बन गया। गुफा के रास्ते में छाई सफ़ेद धुंध तुरंत ही अंदर खींच ली गई। इस सफ़ेद धुंध के भीतर आत्मा दिव्य द्रव जैसी एक आभा भी थी। इस क्षण इस चूषण शक्ति ने उसे अदृश्य रूप से अथर्व के शरीर में समाहित कर लिया। यह आभा आत्मा दिव्य द्रव्य से बहुत मिलती जुलती थी और आत्मा पर इसका बहुत ही पौष्टिक प्रभाव था। इस समय अथर्व के शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा इस आभा से अपरिचित नहीं थी और उसने तुरंत उसे अपने शरीर में समाहित कर लिया। हुश हुश, सफ़ेद रोशनी से निकलने वाली आभा का एक अंश अथर्व के शरीर में समा गया, जिससे तुरंत एक बाल खींचने और पूरे शरीर को हिलाने जैसा एहसास हुआ। देखते ही देखते सफ़ेद धुंध के भीतर की आभा अनगिनत धागों से मिलकर एकाकार हो गई। आभा का प्रत्येक धागा बहुत कमज़ोर था और अथर्व ने शुरू में इस पर ध्यान नहीं दिया था और वह उस स्तर तक पहुंचने से कोसों दूर था जिसे वह निगल सकता था। लेकिन अब आभा के ये धागे आपस में मिल गए और अंततः अथर्व के शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा के भंवर में वे एक विशाल ऊर्जा में एकत्रित हो गए जो उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। यह ऊर्जा मूल आत्मा दिव्य द्रव को निगलने जितनी विशाल थी और ये तुरंत अथर्व के मन में प्रवेश कर गई। आभा के इन अनगिनत धागों के एकत्र होने के बाद ऊर्जा अत्यंत भयावह थी। यह मूल आत्मा दिव्य द्रव के एक अंश को ग्रहण करने से भी कहीं अधिक विशाल थी। साथ ही यह ऊर्जा अथर्व के शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर के बाहर पहले ही ढल चुकी थी। इस समय यह आत्मा दिव्य द्रव की ऊर्जा से कहीं अधिक शुद्ध थी। अथर्व के शरीर के भीतर यिन यांग आत्मा युद्ध रहस्य द्वारा थोड़ा परिष्कृत होने के बाद इसे उसके उपयोग के लिए शुद्धतम आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस आत्मिक क्षेत्र में इतने लाभ होंगे। अथर्व तुरंत ही बहुत खुश हो गया। ये बिल्कुल भूत मार्शल संप्रदाय के त्रितत्व 5 संयोजन स्वरूप में होने जैसा था, जहां इतनी ऊर्जा थी कि वह उसे सीधे निगलकर आगे बढ़ सकता था। निगल जाओ। अथर्व बहुत खुश था। इस पल वह ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता था। उसने तुरंत लालच से इस विशाल ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लिया। गुफा के रास्ते में अथर्व का शरीर अब घने सफ़ेद कोहरे में लिपटा हुआ था। घने सफ़ेद कोहरे के भीतर आभा के अनगिनत धागे विशाल ऊर्जा में बदल गए, जो लगातार अथर्व के शरीर में भर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में सब कुछ सामान्य हो गया। अथर्व को संप्रदाय गुरु द्वारा दंडित किए जाने की खबर भी फैल गई, लेकिन सभी अपने मन में जानते थे कि यह सजा केवल एक दिखावटी औपचारिकता थी, वास्तविक सजा नहीं। यह एल्द झाओ को खुश करने का एक दिखावा मात्र था। जैसे ही अथर्व ने मार्शल स्पिरिट इल्यूजनरी क्षेत्र में प्रवेश किया, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के सभी लोग अब मार्शल स्पिरिट इल्यूजनरी क्षेत्र में होने वाली प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रुचि रखने लगे, जो 2 महीने से भी ज्यादा समय तक जारी रही। गुप्त क्षेत्र, जो हर 3 साल में एक बार खुलता था, केवल ड्रैगन रैंकिंग के 50 लोगों को ही मार्शल स्पिरिट इल्यूजनरी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देता था और अंततः केवल 20 लोग ही साधना के लिए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। गुप्त लोक में साधना करना एक ऐसी जगह थी जहां सभी शिष्य जाना चाहते थे। ऐसी अफवाह थी कि गुप्त लोक में प्रवेश करने के बाद सभी की शक्ति बहुत बढ़ जाती थी और गुप्त लोक में अपार खजाने थे। ड्रैगन रैंकिंग भी अब जीवंत हो चुकी थी। उस समय केवल ड्रैगन रैंकिंग वाले ही मार्शल स्पिरिट इल्यूजनरी दायरे में होने वाली प्रतियोगिता में भाग ले सकते थे। इसलिए गुप्त दायरे में जाने के लिए पहले ड्रैगन रैंकिंग में प्रवेश करना होगा। जहां तक ड्रैगन स्क्रॉल में 40वें स्थान के बाद वाले शिष्यों का प्रश्न है, उनके सामने आने वाली चुनौतियां अचानक काफ़ी बढ़ गईं। जैसे जैसे गुप्त क्षेत्र का उद्घाटन निकट आ रहा था, ड्रैगन स्क्रॉल पर मौजूद शक्तिशाली व्यक्ति भी परिश्रमपूर्वक साधना कर रहे थे तथा अपनी अंतिम दौड़ शुरू कर रहे थे। ठीक 1 महीने बाद मार्शल स्पिरिट इल्यूजन दायरे के भीतर 8वां पत्थर का दरवाजा खुला और अथर्व सीधे बाहर चला गया। उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ आलसी ढंग से खिंचाव हो रहा था। इस समय मुख्य हॉल में मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र के लिए जिम्मेदार द्वितीय संरक्षक और कई अन्य संरक्षक पहले से ही सदमे की स्थिति में थे। अथर्व वास्तव में मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र में पूरे 1 महीने तक रहा था। आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर चौथे स्तर की आध्यात्मिक आत्मा के लिए भी 1 महीने तक टिक पाना मुश्किल होगा। मार्शल कलाकारों के लिए 8वें या 9वें स्तर की मार्शल आत्माओं के लिए भी यह कर पाना मुश्किल होगा।
आत्मा के स्तर की दृष्टि से मार्शल कलाकार अध्यात्मवादियों से बहुत पीछे हैं। और इस समय अथर्व, एक मार्शल कलाकार, वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर पूरे 1 महीने तक रहा था, इसलिए दूसरे संरक्षक का झटका समझ में आता था। दूसरे रक्षक, 1 महीना बीत चुका है, मैं पहले वापस जाऊंगा और कल फिर आऊंगा। अथर्व ने थोड़ा झुककर पर्वत शिखर हॉल से बाहर निकल गया। गर्जन, आकाश पंख वाला हिम सिंह पहले ही हवा में प्रतीक्षा के लिए आ चुका था। अथर्व ने इस क्षण आकाश पंख वाले हिम सिंह को देखा और तुरंत प्रसन्न हो गया। आकाश पंख वाले हिम सिंह का शरीर पहले ही 300 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो चुका था, मानो कोई विशाल सफेद बादल हो, और उसकी आभा भी कई गुना तेज हो गई थी। ये तीसरे स्तर के अंतिम छोर तक पहुंच गया है। अथर्व को सुखद आश्चर्य हुआ। इसी महीने स्काईविंग स्नोलान भी तीसरे स्तर के अंतिम छोर तक पहुंच गया था। अगली सफलता इसे चौथे स्तर तक ले जाएगी। बॉस, स्काईविंग स्नोलान की पीठ पर प्रकाश की एक पीली रेखा चमक उठी और लिटिल ड्रैगन स्नेहपूर्वक अथर्व के कंधे पर आ गया। छोटे ड्रैगन, क्या तुम इस दौरान कड़ी मेहनत से साधना कर रहे हो? छोटे ड्रैगन के छोटे सिर को थपथपाते हुए अथर्व ने धीरे से कहा। जाहिर है मैंने साधना की है बॉस, आपकी ताकत हाल ही में इतनी तेजी से बढ़ी है कि मैं पीछे नहीं रह सकता। छोटे ड्रैगन ने अपना सिर झुकाया, उसकी छोटी छोटी आंखें घूम गईं और बोला, बॉस, मुझे लगता है कि आपकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हाँ, अब मैं एक तृतीय स्तर की आध्यात्मिक आत्मा और एक तृतीय स्तर की मार्शल आत्मा हूँ। अथर्व ने अपनी तर्जनी उंगली से उसकी नाक के सिरे को हल्के से छुआ, उसकी आंखों में एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी जो छिपाई नहीं जा सकी। आध्यात्मिक क्षेत्र में 1 महीने के दौरान जब अथर्व ने द्वितीय स्तर की मार्शल आत्मा तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक गोली ली तो उसने अनजाने में आध्यात्मिक क्षेत्र की विशाल ऊर्जा को अपनी ओर खींच लिया। एक ही धक्के में वह सीधे तृतीय स्तर की आध्यात्मिक आत्मा तक पहुंच गया और फिर से ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वह चतुर्थ स्तर की आध्यात्मिक आत्मा तक पहुंचने ही वाला था, अथर्व को दांत पीसकर उसे दबाना पड़ा। लगातार सफलताएं, हालांकि अच्छी थीं, निश्चित रूप से बुरी भी थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा स्तर पर बलपूर्वक इसे दबाने पर अथर्व की वर्तमान शक्ति भी तृतीय स्तर की आध्यात्मिक आत्मा के शिखर पर ही रही, बस उसे तोड़ने से थोड़ी ही दूर। हालांकि अथर्व सचमुच चतुर्थ स्तर की मार्शल आत्मा तक पहुंचना चाहता था, फिर भी उसने अपनी साधना की नींव को प्रभावित करने की हिम्मत नहीं की। फिर आध्यात्मिक ऊर्जा की सफलता को रोकने के बाद महीना पूरा होने से पहले अथर्व ने चतुर्थ श्रेणी की गोलियां लेना जारी रखा। 6 निम्न श्रेणी की चतुर्थ श्रेणी की गोलियों और एक मध्यम श्रेणी की चतुर्थ श्रेणी की गोली के पोषण के तहत उसका मार्शल कलाकार स्तर अंततः तृतीय स्तर की मार्शल आत्मा तक पहुंच गया। मालिक, आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। छोटे ड्रैगन की छोटी आंखें चौड़ी हो गईं और फिर उसने कहा, लगता है मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी, वरना मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगा। चलो चलें, अथर्व ने स्काईविंग स्नोलान की पीठ पर छलांग लगाते हुए कहा और फिर हवा में गायब हो गया। जिस पर्वत शिखर पर वह रहता था, जैसे ही अथर्व आंगन में आया, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। फिर वह थोड़ा मुस्कुराया और छोटे हॉल में सुंदर आकृति को देखकर बोला, अवंतिका, तुम यहाँ क्यों हो? यूं अवंतिका कुछ नहीं बोली। काले रंग की लंबी ड्रेस पहने, बाल बिखरे हुए, और उसकी नजरें अथर्व पर टिकी थीं। वह बस उसे शांति से, भावशून्य, देखती रही। होंगलिंग, क्या हुआ? अथर्व को यून होंगलिंग के हाव भाव से थोड़ा डर लगा। अथर्व, अभी मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आज से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब से हम दुश्मन हैं। मुझे तुमसे नफरत है। अथर्व की ओर देखते हुए युनवंतिका ने शांति से कहा। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, वह मुड़ी और चली गई। क्या हो रहा है? अथर्व ने तुरंत कहा, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ गड़बड़ है? एक पल बाद अथर्व ने मन ही मन सोचा, लगता है युनवंतिका को उसके और देवांशी के बारे में पता है। न जाने क्यों, अभी अभी युनवंतिका की उदासीन निगाहों को देखकर अथर्व का दिल टूट गया। उसने सोचा था कि वह गुस्से में आकर उसका पीछा करेगी, लेकिन वह बहुत शांत थी। आंगन से बाहर देखते हुए अथर्व झिझक रही थी कि उसका पीछा करे या नहीं। इस बार उसे इस घमंडी लेकिन पूरी तरह से पवित्र लड़की को सचमुच चोट पहुंचानी चाहिए थी। उसके घमंडी बाहरी आवरण के नीचे उसका दिल शायद बहुत नाजुक था। अथर्व कुछ कदम आगे बढ़ी और फिर रुक गई। अगर वह उसका पीछा भी करता तो भी वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर वह उसे और भी ज्यादा अपने प्यार में डाल देता तो उसे और भी ज्यादा दुख होता। उसके पास पहले से ही देवांशी था और वह देवांशी को छोड़ नहीं सकता था। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की प्रतिष्ठित युवती युनवंतिका, क्या वह सचमुच किसी और के साथ पति साझा करने को तैयार होगी? अगर वह मान भी जाती तो भी आदित्य नारायण शायद उसे जाने नहीं देती। पहाड़ की चोटी पर खड़ी उस खूबसूरत आकृति ने आंगन की ओर देखा। एक क्षण बाद उसकी आंखों से आंसू की 2 धाराएं बह निकलीं। फिर वह हवा में उड़ते बिजली जैसे तेंदुए पर कूद पड़ी और चली गई। दोपहर में अथर्व फिर से 10,000 मार्शल आर्ट्स बिल्डिंग गया और ढेर सारी जानकारी पढ़ी। जब तक उसे जानकारी मिलती रही, अथर्व ने असल में कोई भी जानकारी नहीं छोड़ी।
रात होने पर अथर्व ने आध्यात्मिक जेड बिस्तर निकाला और साधना शुरू कर दी। इस महीने में उसकी गति बहुत तेज हो गई थी, इसलिए अगले दिनों में उसे अपनी साधना को ठीक से समेकित करने की जरूरत थी। भोर होते ही सुबह की चमक गायब हो गई और पूरी पर्वत श्रृंखला हल्की धुंध में लिपट गई। अथर्व ने साधना बंद कर दी और अपने शरीर से एक गंदी सांस छोड़ी। अब बहते प्रकाश और छाया की साधना जारी रखने का समय आ गया है। अथर्व ने धीरे से बुदबुदाया, खुद को साफ किया, आंगन से बाहर निकला, आकाशपंख वाले हिमसिंह को बुलाया और फिर से मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र में प्रवेश किया। वह दिन में मार्शल क्षेत्र में प्रशिक्षण लेता और रात में समलन और साधना करता। इस अवस्था में समय धीरे धीरे बीतता गया। हालांकि अथर्व मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र में द्वितीय संरक्षक को निराश करता रहा। हर बार अथर्व चौथी परत के 5वें स्तर में प्रवेश करता, लेकिन वह न तो आगे बढ़ता न ही असफल होता। रात में वह स्वतः ही साधना बंद कर देता। ये बात कई प्रत्यक्ष शिष्यों को भी पता चली और वे सभी हैरान रह गए। और अथर्व का आध्यात्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर पर 1 महीने तक रहना भी कई लोगों को हैरान कर गया। इसी तरह 1 और महीने के बाद मार्शल क्षेत्र की चौथी परत के 5वें स्तर पर घने अग्निबाणों के बीच अथर्व के पैरों के नीचे 2 भंवर दिखाई दिए। उसकी गति तुरंत काफी बढ़ गई। एक तेज आवाज के साथ वह प्रकाश की एक रेखा में बदल गया, जो घने अग्निबाणों को एक अप्रत्याशित और अजीब चाप और गति से चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। इस समय अथर्व मार्शल क्षेत्र में 1 महीने की साधना और रात्रि में समलन साधना के बाद प्रवाहित प्रकाश और छाया का प्रयोग करते समय लगभग मौन और अदृश्य अवस्था प्राप्त करने में सक्षम था। प्रवाहित प्रकाश और छाया की साधना करते हुए अथर्व ने इस गति मार्शल कौशल की एक नई समझ भी प्राप्त की। प्रवाहित प्रकाश और छाया की एक निश्चित सीमा तक साधना करने पर उसके पैरों के नीचे का क्यूई भंवर पूरी तरह से फैल सकता था, जिससे उसकी गति बढ़ जाती थी और साथ ही उसका आकार भी छिप जाता था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के पास एक भूत की तरह अप्रत्याशित रूप से पहुंच सकता था। अथर्व को खुद बहती रोशनी और छाया और वायु तत्व के मेल से झटका लगा। अगर आप कहें कि उसकी गति पहले से 100 गुना तेज हो गई है तो यह अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ये कहना कि ये 10 गुना तेज हो गई है बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसकी वर्तमान गति पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी थी। अग्निबाणों की संख्या बढ़ती जा रही थी और अथर्व की गति भी तेज होती जा रही थी। घने अग्निबाणों के बीच अथर्व की आकृति धुंधली होने के कगार पर पहुंच गई थी। अगर कोई यहाँ होता तो शायद उसकी आकृति को देख नहीं पाता। उसे बस उसके पैरों के नीचे हवा के भंवर से लगातार निकल रही चूषण शक्ति का एहसास हो रहा था और धुंधली आकृति अग्निबाणों के बीच से किसी भूत की तरह गुजर रही थी। अग्निबाण और भी ज्यादा प्रचंड हो गए। हालांकि फिर भी अगर कोई मैदान पर सब कुछ साफ देख सकता तो वह देख सकता था कि अथर्व का चेहरा अभी भी शांत था। उसके पैरों के नीचे सच्चेची भंवर उमड़ रहे थे और वह कभी कभी आगे बढ़ता, छलांग लगाता और पीछे हट जाता। उसके कदमों की हर सूक्ष्म गति उसके सामने के घने अग्निबाणों से तुरंत बच सकती थी, लगभग एक भी दूरी चुके बिना। उसकी सारी हरकतें बहते पानी की तरह थीं, जिनमें सुंदरता की झलक थी। घने अग्निबाणों के बीच अथर्व की आकृति आपस में गुंथी हुई थी। यह एक चकाचौंध भरा टकराव था, लेकिन अथर्व शांत और सहज थी। जब उन्होंने पहली बार प्रवाहित प्रकाश और छाया की साधना शुरू की तो अथर्व घबरा गए, कभी कभी हमलों को रोकते थे और यहाँ तक कि नीला आत्मा कवच भी स्थापित करते थे। और अब अथर्व को इन अग्निबाणों के प्रति थोड़ी चंचलता भी महसूस हुई। घने अग्निबाण अथर्व के शरीर के पास भी नहीं पहुंच पा रहे थे। लगभग हो गया, मेरे लिए ब्रेक ले लो। एक पल बाद अथर्व के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसके चेहरे के भाव अचानक गहरे हो गए और उसके पैरों के नीचे हवा का एक भंवर तेजी से घूमने लगा। उसकी आकृति एक बवंडर में बदल गई और तुरंत वहां से गायब हो गई। जब अथर्व की आकृति फिर से प्रकट हुई तो उसके हाथ से एक पीले ताड़ के निशान ने आकाश में छलांग लगाई, जो तुरंत कई धुंधले ताड़ के निशानों में बदल गया, जो घने कोहरे में अग्निबाणों के एक समूह के पीछे की ओर जा लगे। बैंग बैंग! तुरंत ही अंतरिक्ष में जबरदस्त विस्फोट हुए और हवा में एक प्रचंड शक्ति फैल गई। घना सफेद कोहरा छट गया और उसके सामने का दृश्य गायब हो गया। घने अग्निबाणों का एक समूह भी हवा में ही नष्ट हो गया। इस भ्रम में छोटे गठन को अथर्व ने शक्तिशाली तरीके से सीधे नष्ट कर दिया और उसके सामने का दृश्य तुरंत एक घाटी में बदल गया। चलते रहो, अथर्व ने धीरे से कहा। शाम तक अथर्व अंततः 5वें स्तर को पार कर गया, जिससे द्वितीय रक्षक का अवसाद भी कम हो गया। आंगन में लौटते हुए अथर्व ने अपने स्वामी आशुतोष को देखा, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। शिष्य गुरु का अभिवादन करता है, अथर्व ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। हालांकि इस गुरु ने उसे साधना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सिखाया था, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसे ये गुरु बहुत पसंद थे। अथर्व, मैंने सुना है कि तुम हाल ही में हर दिन मार्शल स्पिरिट इल्यूजन दायरे में साधना कर रहे हो। मेरे 4 शिष्यों में से तुम ही हो जो मुझे सबसे कम चिंतित करते हो, आशुतोष ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर, आप यहाँ आए हैं, कुछ तो बात होगी, है ना? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। चलो अंदर जाकर बात करते हैं।
मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है, आशुतोष ने असामान्य रूप से गंभीर होकर कहा। आंगन में दोनों बैठ गए। अथर्व ने कहा, गुरुजी, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसके लिए आपको यहाँ आना पड़ा? गुप्त क्षेत्र खुलने में केवल 1 महीना बचा है। जब ये खुलेगा तो संप्रदाय प्रवेश और साधना के लिए 20 शिष्यों का चयन करेगा। अब से 1 महीने बाद मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र में ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 50 शिष्य प्रतिस्पर्धा करेंगे। केवल अंतिम 20 ही गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे। मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि आपको गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी साधना के लिए बहुत लाभदायक होगा, युयुकियान ने अथर्व से गंभीरता से कहा। अथर्व ने गुप्त क्षेत्र का नाम पहले भी कई बार सुना था, लेकिन उसे अंदर क्या है ये ठीक से समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, गुरुजी, इस गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के क्या लाभ हैं? युयुकियान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, आधे साल तक गुप्त क्षेत्र में साधना करने के बाद अगर कोई दुर्घटना नहीं होती है तो प्रवेश करने वाले आधे शिष्यों की शक्ति बाहर आने पर बहुत बढ़ जाएगी। सामान्य तौर पर 7वें स्तर की मार्शल आत्मा का बाहर आने पर मार्शल जनरल तक पहुंच जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले स्तर के मार्शल जनरल का बाहर आने पर तीसरे स्तर के मार्शल जनरल तक पहुंचना भी सामान्य बात है। आधा साल और इतनी जल्दी सफलताएं! अथर्व तुरंत हैरान रह गया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि मार्शल सोल स्तर पर, खासकर 7वें स्तर की मार्शल सोल पर, जो मार्शल जनरल स्तर के करीब है, एक औसत व्यक्ति के लिए एक स्तर पार करने में 2 साल लगना सामान्य बात है। यहाँ तक कि अच्छी प्रतिभा वाले लोगों को भी 1 साल लग जाता है। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में ड्रैगन श्रेणी के शिष्यों में भी, जिनमें से प्रत्येक अत्यंत प्रतिभाशाली है, इसमें अभी भी 7 से 8 महीने लगते हैं। द्विगुनी मार्शल कलाकार तेजी से साधना करते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी आधा साल चाहिए, जो पहले से ही सीमा है। लेकिन गुप्त क्षेत्र में 7वें स्तर के मार्शल सोल से मार्शल जनरल तक आधे साल में ही सफलता प्राप्त करना संभव है। विशेष रूप से मार्शल सोल से मार्शल जनरल तक की सफलता, जो एक बड़ी बाधा है। ऐसी सफलता प्राप्त कर पाना वाकई आश्चर्यजनक है। गुरु आशुतोष ने कहा कि यह सामान्य स्थिति है और संभावना है कि कुछ लोग इससे भी तेजी से सफलता प्राप्त कर लेंगे। गुरु, क्या हो सकता है कि गुप्त क्षेत्र में कुछ खजाने हों? अथर्व ने पूछा। अगर अंदर कोई खजाना न होता जो सफलता पाने में मदद कर सके तो इतनी जल्दी वहां से निकलना शायद नामुमकिन होता। बिल्कुल, आशुतोष ने कहा। गुप्त क्षेत्र में खजाने हैं और कोई साधारण खजाने नहीं। दूसरे पर्वतीय द्वारों के कुछ ही पुराने लोग इसके बारे में जानते हैं। गुप्त क्षेत्र में हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की नींव में से एक, मार्शल स्पिरिट पवित्र फल, स्थित है। मार्शल स्पिरिट पवित्र फल, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय की नींव। अथर्व ने तुरंत पूछा, गुरुजी, यह मार्शल स्पिरिट पवित्र फल वास्तव में क्या है? यह एक अद्भुत खजाना है। इसे खाने के बाद व्यक्ति की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मार्शल स्पिरिट पवित्र फल खाने के बाद ये साधक की मनस्थिति को बेहतर बना सकता है, जो भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मार्शल स्पिरिट पवित्र फल खाने के बाद मार्शल किंग तक पहुंचने की सफलता दर 50% से अधिक होती है। सामान्यतः मार्शल कमांडर द्वारा मार्शल किंग तक पहुंचने की सफलता दर केवल 10% होती है, आशुतोष ने गंभीरता से कहा। इसके क्या प्रभाव हैं? अथर्व लगभग चौंक गया। अथर्व ने अंकल नील से पहले सुना था कि मार्शल आर्टिस्ट और स्पिरिट आर्टिस्ट की साधना में 3 बड़ी बाधाएं आती हैं। पहली है मार्शल सोल को भेदना और मार्शल कोर को संघनित करना, जो निश्चित रूप से मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी बाधा है। दूसरा, मार्शल कमांडर से मार्शल किंग तक की सफलता, ये भी एक बड़ी बाधा है। पूरे महाद्वीप पर अभी भी बहुत कम मार्शल किंग हैं, इसलिए मार्शल किंग तक पहुंचने की कठिनाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। तीसरी बड़ी बाधा की बात करें तो वह और भी दूर है। अथर्व पहले सोचता था कि 5 सम्राट हैं, लेकिन बाद में उसने अंकल नील से सुना कि हालांकि मार्शल सम्राट तक पहुंचने की सफलताएं केवल किंवदंतियों में ही दिखाई देती हैं, मार्शल सम्राट से भी ऊंचे स्तर हैं। वह एक ऐसा स्तर था जो प्राचीन काल में केवल महाद्वीप पर ही मौजूद था और अब वह इतिहास की नदी में बहुत पहले ही लुप्त हो चुका है। अथर्व के आश्चर्य को देखकर आशुतोष को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। फिर उसने कहा, केवल 9 मार्शल स्पिरिट पवित्र फल हैं। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 20 शिष्यों में से सभी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उन्हें उनके लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। एक प्राप्त करने के लिए भाग्य और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। इसके अंदर कई खतरे भी हैं। गुप्त क्षेत्र मार्शल स्पिरिट ब्रह्म क्षेत्र जैसा नहीं है, ये सचमुच खतरनाक है। अथर्व ने भौहें चढ़ाईं। स्वाभाविक रूप से उसे मार्शल स्पिरिट पवित्र फल जैसे खजाने को पाने का कोई रास्ता ढूंढना था। ऐसा लग रहा था कि मार्शल स्पिरिट ब्रह्म क्षेत्र में प्रतियोगिता के दौरान उसे कुछ प्रयास करने होंगे। मार्शल स्पिरिट के पवित्र फल के अलावा गुप्त क्षेत्र में खतरे भी हैं, लेकिन कई अन्य खजाने भी हैं, आशुतोष ने अथर्व की ओर देखते हुए कहा। गुप्त क्षेत्र में कई औषधीय जड़ी बूटियां और युद्ध कौशल हैं। युद्ध कौशल भी? अथर्व थोड़ा हैरान हुआ।
यू युकियान ने कहा, न केवल मार्शल कौशल बल्कि कई उच्च स्तरीय मार्शल कौशल भी। आपको पता होना चाहिए कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के मुख्य शिष्यों में भी आमतौर पर उच्च श्रेणी के पीले स्तर के मार्शल कौशल का केवल एक सेट होता है। ड्रैगन रैंकिंग के शिष्यों में प्रत्येक के पास उच्च श्रेणी के पीले स्तर के मार्शल कौशल के 2 सेट होते हैं। ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 10 शिष्यों के लिए शायद उनमें से कुछ के पास प्रारंभिक श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल भी होंगे। बोलने के बाद आशुतोष ने अथर्व से कहा, मैंने तुम्हें जो मार्शल कौशल दिए हैं वे सामान्य मुख्य शिष्यों को मिलने वाले कौशल से कहीं ज्यादा हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास कम शिष्य हैं, इसलिए तुम भाग्यशाली हो। जहां तक तैरती हुई रोशनी और टिमटिमाती छाया की बात है, जो एक प्रारंभिक श्रेणी की गहन गति तकनीक है, तार्किक रूप से संप्रदाय का हर मुख्य शिष्य इसे साधना नहीं कर सकता, लेकिन मैंने इसे तुम्हें दिया है और दूसरे बुजुर्ग ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। और गुप्त क्षेत्र में कई मार्शल कौशल होंगे जो सभी संप्रदाय के पिछले मजबूत व्यक्तियों द्वारा छोड़े गए होंगे। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ स्थित हैं। पिछले वर्षों में कई शिष्य उच्च श्रेणी के पीले स्तर और मध्य श्रेणी के पीले स्तर के मार्शल कौशल प्राप्त करने में सक्षम थे और कुछ ने प्रारंभिक श्रेणी के गहन स्तर के मार्शल कौशल भी प्राप्त किए थे। यहाँ शुरुआती स्तर के गहन मार्शल कौशल हैं। अथर्व हल्के से मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि गुप्त क्षेत्र काफी आकर्षक था। अथर्व, हालांकि आप वर्तमान में ड्रैगन रैंकिंग में 20वें स्थान पर हैं, यह अंतिम रैंकिंग नहीं है। पिछले वर्षों में जब भी सीक्रेट रियल्म खुला, ड्रैगन रैंकिंग के कुछ शिष्य भी डार्क हॉर्स बन गए और शीर्ष 20 में प्रवेश कर गए, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, आशुतोष ने कहा। शिष्य सावधान रहेगा, अथर्व ने सिर हिलाया। ठीक है, अभी 1 महीना बाकी है, इसलिए अच्छी तरह से साधना करो। तब तुम्हें गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। यह एक अवसर है। गुप्त क्षेत्र हर 3 साल में एक बार ही खुलता है, ऐसा अक्सर नहीं होता, आशुतोष ने कहा। इसके तुरंत बाद आंगन में गुरु और शिष्य काफी देर तक बातें करते रहे। आशुतोष के जाने के बाद उन्होंने अथर्व को फिर से कुछ गोलियां दी, सभी चौथी श्रेणी की गोलियां, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं थीं। मास्टर आशुतोष के जाने के बाद आसमान में शाम होने वाली थी। आसमान की ओर देखते हुए अथर्व ने त्यानची हिम सिंह को बुलाया और तुरंत उस आंगन में गया जहां देवांशी रहता था। देवांशी, तुम आगे बढ़ गई हो। अथर्व ने देवांशी पर आभा महसूस की। वह पहले से ही तीसरे स्तर की मार्शल आत्मा पर थी, जबकि 2 महीने पहले वह केवल दूसरे स्तर की मार्शल आत्मा पर थी। हाँ, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मार्शल सोल तक पहुंचने के बाद मुझे लगता है कि मेरी साधना की गति बहुत तेज हो गई है। ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर हर समय साधना कर रहा है, देवांशी ने धीरे से कहा। वह खुद बहुत उलझन में दिख रही थी। शायद यह आपकी हाल की मेहनती साधना से संबंधित है, अथर्व ने धीरे से कहा। मुझे अब भी थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे लगता है जैसे मेरी ताकत कुछ अलग है। कभी कभी मैं अपने शरीर में एक विशाल शक्ति महसूस कर पाती हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं, देवांशी ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकुड़ते हुए कहा। अथर्व को इस बारे में कुछ समझ नहीं था और देवांशी ने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार तेजी से साधना बढ़ना कोई बुरी बात नहीं थी। 1 घंटा साथ बिताने के बाद अथर्व को देवांशी ने एक बार फिर आंगन से बाहर खदेड़ दिया। पिछली बार की तरह बेकाबू भावनाओं के वशीभूत अथर्व ने उचित समय आगे बढ़ाने का अनुरोध करना चाहा, लेकिन देवांशी ने उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया। उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, लगभग कामयाब भी हो गया, लेकिन अंत में किसी तरह आखिरी रक्षा पंक्ति नॉर्मंडी रेखा की तरह पूरी तरह से अटूट थी। असहाय महसूस करते हुए अथर्व केवल अपने ही पर्वत शिखर पर लौट सकता था। उसका मन कई बातों पर विचार कर रहा था। पलक झपकते ही उसे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में आए हुए आधा साल हो गया था। उड़नशील आत्मा संप्रदाय छोड़े हुए उसे आधा साल से ज्यादा हो गया था। वह सोच रहा था कि अब उड़नशील आत्मा संप्रदाय कैसा चल रहा होगा। संभवतः गुइश यानजी विम्बला के नेतृत्व में उड़नशील आत्मा संप्रदाय की विस्तार गति बहुत तेज होनी चाहिए। आत्मा पीछा करने वाले जहर कमांडर सत्यजीत और गुइश यानजी विम्बला के उड़नशील आत्मा संप्रदाय की रक्षा के साथ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। और अब गुप्त क्षेत्र के बारे में अथर्व ने पहले ही अपना मन बना लिया था। चूंकि वहां खजाने तो थे ही, साथ ही गहन स्तर के मार्शल कौशल और मार्शल स्पिरिट पवित्र फल जैसे खजाने भी थे, इसलिए वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता था। हालांकि आधा साल बीत चुका था और मिलेनियम रेड कॉपर का अभी तक कोई पता नहीं चला था। इससे अथर्व थोड़ा चिंतित हो गया। उसने पहले ही फ्लोटिंग लाइट और फ्लिकरिंग शैडो मूवमेंट तकनीक सीख ली थी। अब उसे मिलेनियम रेड कॉपर की खोज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अथर्व को मिलेनियम रेड कॉपर का महत्व नहीं पता था, लेकिन यह निश्चित रूप से फ्लोटिंग लाइट और फ्लिकरिंग शैडो, जो कि एक गहन स्तर की मूवमेंट तकनीक है, की तुलना में अधिक शक्तिशाली थी। स्टॉप चाचा नान ने निर्देश दिया था कि चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में जाने का उद्देश्य 10,000 साल का लाल तांबा था और क्षणभंगुर प्रकाश और छाया आंदोलन कौशल सिर्फ एक अतिरिक्त लाभ था। एक पल के बाद अथर्व गहरी सोच में डूब गया।
वह गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने ही वाला था और कोई भी गलती नहीं कर सकता था। अभी 1 महीना बाकी था, इसलिए वह 1 महीने तक लगन से साधना करेगा। उस महीने के भीतर उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी, जिससे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करते समय उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। हालांकि गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र के ड्रैगन रैंकिंग शिष्यों के बीच एक प्रतियोगिता भी होगी। वह लापरवाह नहीं हो सकता था, क्योंकि ड्रैगन रैंकिंग के शीर्ष 20 विशेषज्ञ तब उपस्थित होंगे। रात बिना कुछ कहे बीत गई। अगली सुबह अथर्व फिर से असंख्य मार्शल टॉवर पर गया। तीसरे दिन उसने मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र में प्रवेश किया और चौथे दिन वह असंख्य मार्शल टॉवर में प्रवेश करता रहा। समय इसी तरह धीरे धीरे बीतता गया। अथर्व हर दिन जल्दी निकल जाता और देर से लौटता। बेशक अथर्व सिर्फ 2 जगहों पर ही जाता था, या तो मार्शल स्पिरिट इल्यूशन क्षेत्र या फिर असंख्य मार्शल टॉवर। इस दौरान अथर्व को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ड्रैगन रैंकिंग में उसकी वर्तमान रैंकिंग 20वीं होने के कारण बहुत कम लोग उसे उकसाने की हिम्मत कर पाते। 5वें दिन अथर्व ने लिटिल ड्रैगन, स्काई विंग स्नोलायन और ब्लड लिजर्ड से उसकी रक्षा की, क्योंकि उसने फिर से गोलियां लेना शुरू कर दिया था और चौथे स्तर की मार्शल सोल तक पहुंचने की तैयारी कर रहा था। उसके पास अभी भी बहुत सारी गोलियां थीं, इसलिए अथर्व कंजूस नहीं था। इसके अलावा उसके मालिक आशुतोष अक्सर उसे ढेर सारी गोलियां देते थे, इसलिए उसके पास उस सफलता के लिए पर्याप्त से ज्यादा गोलियां थीं जिसकी उसे जरूरत थी। पालथी मारकर बैठते हुए उसने हाथ की मुहरें बनाई और एक चौथी श्रेणी की मध्यम स्तरीय गोली निगल ली। जैसे ही उसने उसे परिष्कृत किया, अथर्व का पूरा शरीर तुरंत एक हल्की पीली रोशनी में लिप गया। समय इसी तरह धीरे धीरे बीतता गया। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में सब कुछ सामान्य था, कुछ खास नहीं हो रहा था। ड्रैगन रैंकिंग के सभी शिष्य भी लगन से साधना कर रहे थे। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग ड्रैगन रैंकिंग वालों को इसमें प्रवेश के लिए चुनौती दे रहे थे और ड्रैगन रैंकिंग वाले सभी शिष्य साधना में थे, चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के पास पिछले वर्षों की तरह ही करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ड्रैगन रैंकिंग में शामिल न होने वाले सभी प्रत्यक्ष शिष्य पृथ्वी ड्रैगन शिखर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। प्रतियोगिता के लिए 50 ड्रैगन रैंकिंग वाले शिष्यों के साथ मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 10 लोगों का चयन किया जाएगा। 12वें दिन 12 चतुर्थ श्रेणी मध्य स्तर की गोलियां खाने के बाद अथर्व अंततः चतुर्थ स्तर की मार्शल आत्मा तक पहुंच गया। द्वितीय स्तर की मार्शल आत्मा से तृतीय स्तर की मार्शल आत्मा तक खाई गई गोलियों की संख्या तृतीय स्तर की मार्शल आत्मा से चतुर्थ स्तर की मार्शल आत्मा तक खाई गई गोलियों की संख्या से 10 गुना से भी कम थी, जिसका मूल्य लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर था। अथर्व ने अनुमान लगाया कि यदि वह चौथे स्तर की मार्शल आत्मा से 5वें स्तर की मार्शल आत्मा तक पहुंचने के लिए गोलियों का उपयोग करना चाहता है, तो आवश्यक गोलियों की संख्या और भी अधिक भयानक होगी। इस भस्म ने अथर्व के हाव भाव को पूरी तरह बदल दिया। अब उस पर कोई दानव कोर नहीं था और चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में भक्षण शक्ति का प्रयोग करना असुविधाजनक था। भेदना वाकई मुश्किल था। वाह! धीरे धीरे अपने शरीर से एक गंदी सांस छोड़ते हुए उसे लगा कि उसकी वर्तमान साधना चौथे स्तर की मार्शल आत्मा पर है। अथर्व ने भी हल्की मुस्कान दिखाई। चौथे स्तर की मार्शल आत्मा पर उसकी अपनी शक्ति ही शायद 7वें या 8वें स्तर की मार्शल आत्मा को हराने के लिए पर्याप्त थी। अगर उसका सामना किसी 9वें स्तर की मार्शल आत्मा से होता तो वह मुकाबला करने की शक्ति से रहित नहीं होता। 13वें दिन अथर्व फिर से मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र में गया। इस बार अथर्व सीधे 6ठे स्तर से गुजरा और उसका सामना आयरन पाम मैड बुल से हुआ, जो भी आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। अब भी वह 6ठे स्तर को पार नहीं कर सका था। 19वें दिन अथर्व मुस्कुराते हुए आत्मिक क्षेत्र के चौथे स्तर में प्रवेश किया। आत्मिक क्षेत्र के भीतर प्रकाश की कई धाराएं फूट पड़ीं और अथर्व की आकृति सफेद धुंध में लिपटी एक गुफा के रास्ते में प्रकट हुई। होठों पर मुस्कान लिए अथर्व पालथी मारकर बैठ गया, लेकिन उसने मुट्ठी भर पृथ्वी आत्मा की गोलियां निकालीं और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। वह पहले ही तीसरे स्तर की आत्मा के शिखर पर पहुंच चुका था और उसे आगे बढ़ने के लिए ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा मार्गदर्शन की जरूरत नहीं थी। पृथ्वी आत्मा की गोलियां केवल तृतीय श्रेणी की उच्च स्तरीय गोलियां थीं। अथर्व के लिए, जो तृतीय स्तर की आत्मा पर था, उसे मिलने वाले लाभ दयनीय रूप से छोटे थे। हालांकि अथर्व ने पिछले कुछ दिनों में काफी पृथ्वी आत्मा की गोलियों का शोधन किया था और सफलता को प्रोत्साहित करने के लिए उनका जबरन उपयोग करने की योजना बना रहा था। इस आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हुए अथर्व की स्वाभाविक रूप से कुछ और ही योजनाएं थीं। पिछली बार जब उसने प्रवेश किया था तो वह इस आत्मिक क्षेत्र में आत्मिक शक्ति के लिए लाभकारी आभा ऊर्जा को आकर्षित करने में सफल रहा था, जिससे वह एक ही बार में तृतीय स्तर की आत्मिक आत्मा के शिखर तक पहुंच गया था। इस बार अथर्व भी यही चाल दोहराना चाहता था, यही उसका असली लक्ष्य था। पिछली सफलता के दौरान यह इस आत्मिक क्षेत्र में अदृश्य ऊर्जा के प्रभाव के कारण था। अथर्व ने महसूस किया कि उसकी आत्मिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और उसके मन में स्थित आत्मा केंद्र की चमक और भी अधिक कोमल हो गई है। लाभ उल्लेखनीय थे।
पृथ्वी आत्मा की गोलियों का एक बड़ा मुट्ठी भर सेवन करने के बाद कुछ ही क्षणों में अथर्व साधना में लीन हो गया। पृथ्वी आत्मा की गोलियों से रूपांतरित ऊर्जा अथर्व की वर्तमान शक्ति के लिए बहुत कमजोर थी, लेकिन जब ये थोड़ी कमजोर ऊर्जा अथर्व के मन में प्रवेश करती है तो उसके मन में मूल रूप से मौजूद विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा पर इसका मार्गदर्शक प्रभाव पड़ता है। कुछ ही समय बाद अथर्व के मन में आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय होने लगती है। क्लाउड यांग पीक पर एक आंगन में आदित्य नारायण और महान रक्षक मौजूद थे। आदित्य नारायण के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं। महान रक्षक, क्या ये खबर पक्की हो गई है? आदित्य नारायण ने धीरे से कहा, उसकी आंखों में गंभीरता का भाव था। ये झूठ नहीं होना चाहिए, महान रक्षक ने धीरे से कहा। आदित्य नारायण ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। आखिर उनका मकसद क्या है? यह अज्ञात है। हाल ही में मोयुन शहर में कुछ दूसरी श्रेणी की ताकतें उनके साथ शामिल हो गई हैं। उनका नाम स्पिरिट मार्शल वर्ल्ड है, महान रक्षक ने धीरे से कहा। स्पिरिट मार्शल वर्ल्ड, इस हेरफेर के पीछे कौन है और उनका उद्देश्य क्या है? क्या ये हो सकता है कि महाद्वीप एक और खूनी तूफान का सामना करने वाला है? आदित्य नारायण ने धीमी आवाज में कहा। संप्रदाय गुरु, क्या हमारे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय को सतर्क नहीं रहना चाहिए? महान रक्षक बोलने से पहले हिचकिचाए। 3 संप्रदाय 4 द्वार सभा ज्यादा दूर नहीं है। उस समय विभिन्न संप्रदाय एकत्रित होंगे और एक साथ इस पर चर्चा करेंगे, बहुत देर नहीं होगी। मेरा अनुमान है कि अन्य संप्रदायों को अब तक ये समाचार मिल गया होगा। आदित्य नारायण ने अपनी बात पूरी की, फिर कहा, क्या हाल ही में अथर्व के बारे में कोई रिपोर्ट आई है? चूंकि अथर्व पिछली बार 1 महीने के लिए स्पिरिट दायरे में रहा था, इसलिए वह हाल ही में हर दिन असंख्य मार्शल टॉवर और मार्शल स्पिरिट इल्यूजन दायरे में रहा है, महान रक्षक ने कहा। ये लड़का, वह वास्तव में 1 महीने के लिए आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर रहा। यहाँ तक कि अवंतिका भी 1 महीने के लिए आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर नहीं रह सकी जब वह दूसरे स्तर की मार्शल आत्मा में थी। आदित्य नारायण ने धीरे से आह भरी। अथर्व, ये बच्चा, मुझे डर है कि समय के साथ वह वास्तव में असाधारण हो जाएगा, महान रक्षक ने भी आह भरी। यह अफसोस की बात है कि उसे इस्तेमाल करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन उसे त्यागना बेकार है। वह सचमुच मेरे लिए चीजें मुश्किल बना देता है, आदित्य नारायण ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। संप्रदाय गुरु, ये युवती हाल ही में कुछ असामान्य हो गई है। वह लगभग हर दिन बिना रुके साधना कर रही है, महान रक्षक ने धीरे से कहा। उस लड़की ने पिछली बार अथर्व को लेकर मुझसे झगड़ा किया था। यह शायद अथर्व की वजह से है। ये बच्चा, आदित्य नारायण ने धीरे से कहा, मुझे डर है कि यह उस मामले के बारे में नहीं है। पिछली बार मैंने गलती से उस युवती को अथर्व के घर से रोते हुए बाहर आते देखा था। मुझे लगता है कि यह इसी मामले से संबंधित होना चाहिए, महान रक्षक ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद धीरे से कहा। ये लड़की, युन जियाओटियन की अभिव्यक्ति जम गई और उसने थोड़ा आह भरी, ये सोचकर कि वह किस बारे में सोच रहा था। इस बूढ़े आदमी के नज़रिए से युवती भी उस उम्र में पहुंच गई है जहां उसे प्यार का एहसास होना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसे संप्रदाय का कोई भी शिष्य पसंद नहीं है और शायद उसे वह लड़का अथर्व पसंद आ गया है, महान रक्षक ने धीरे से कहा। ये लड़की अपनी माँ की तरह जिद्दी स्वभाव की है। अगर वह सचमुच उस लड़के अथर्व को पसंद करती है तो मुझे डर है कि कोई भी कुछ भी उपयोगी नहीं होगा। लेकिन अथर्व और देवांशी, अफसोस। आदित्य नारायण ने एक कड़वी मुस्कान दी। संप्रदाय गुरु, युवा पीढ़ी को अपने मामले स्वयं संभालने दीजिए। मुझे याद है, क्या उस समय मैडम और आपके साथ भी ऐसा ही नहीं था? संप्रदाय गुरु। पलक झपकते ही वह युवती इतनी बड़ी हो गई, महान रक्षक ने भावुक होकर कहा। यह अफसोस की बात है कि हांगलिंग की माँ का जीवनकाल छोटा रहा। हांगलिंग की इतने सालों में कोई माँ नहीं रही, इसलिए मैं उससे बहुत प्यार करता रहा। लेकिन अब लगता है कि मेरे पास हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। देखते हैं, इंतजार करते हैं। रहस्य खुलने के बाद हम बात करेंगे, आदित्य नारायण ने कहा। चाहे कुछ भी हो, मैं हांगलिंग को कोई शिकायत नहीं सहने दूंगा। आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर पर अथर्व का आभामंडल ऊपर चढ़ने लगा। उसके चारों ओर अदृश्य श्वेत प्रकाश का घेरा चकाचौंध होने लगा। टकराना, एक धीमी सी आवाज के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल लहर अथर्व के मन में संकुचित होकर फैल गई। इस गरजती आध्यात्मिक ऊर्जा के बीच इस क्षण आत्मा का केंद्र तेजी से घूम गया। तभी अथर्व के शरीर के चारों ओर से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उभार फूट पड़ा, जिससे उसके सामने फिर से प्रकाश का एक भंवर बन गया, मानो कोई बवंडर हो। गुफा के रास्ते में फैली सफेद धुंध तुरंत ही अपनी ओर खींच ली। इस क्षण सफेद धुंध से आभा का एक अंश इस चूषण बल द्वारा अदृश्य रूप से अथर्व के शरीर में समा गया। कुछ ही क्षणों में आभा धागों में इकट्ठी हो गई, इतनी कि अथर्व उसे सीधे निगलकर परिष्कृत कर सके। ये दृश्य देखकर अथर्व बहुत खुश हुआ। उसने इस विशाल ऊर्जा को फिर से निगलना शुरू कर दिया। यिन यांग स्पिरिट मार्शल आर्ट द्वारा थोड़ा परिष्कृत होने के बाद इसे अपने उपयोग के लिए शुद्धतम आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता था।
गुफा के रास्ते में अथर्व का शरीर अब घने सफ़ेद कोहरे में लिपटा हुआ था। घने सफ़ेद कोहरे के भीतर आभा के धागे विशाल ऊर्जा में बदल रहे थे, जो लगातार अथर्व के शरीर में भर रहे थे। संप्रदाय गुरु द्वितीय रक्षक ने बताया है कि मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र में एक और दुर्घटना घटित हुई है। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के एक शिष्य ने आदित्य नारायण के आंगन के दरवाजे के बाहर से सूचना दी। एक और दुर्घटना? क्या 1 महीने पहले भी ऐसी ही दुर्घटना नहीं हुई थी? आदित्य नारायण ने भौहें चढ़ाईं, फिर महान रक्षक के साथ आंगन से बाहर निकला और सीधे मार्शल स्पिरिट इल्यूजन क्षेत्र की ओर चल पड़ा। आखिर क्या हो रहा है? मार्शल स्पिरिट इल्यूजन का आधे से अधिक हिस्सा अनुपयोगी हो गया है। यह 1 महीने पहले एक बार हुआ था, लेकिन जांच करने पर पता चला कि मार्शल स्पिरिट इल्यूजन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मार्शल स्पिरिट इल्यूजन के प्रभारी कई संरक्षक असमंजस में चर्चा कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? मैं चौथी परत के 5वें स्तर को पार करने ही वाला था कि अचानक मुझे बाहर निकाल दिया गया। मैं अभी तीसरे स्तर पर पहुंचा था, लेकिन मुझे तुरंत बाहर निकाल दिया गया। क्या हो रहा है? क्या मार्शल स्पिरिट का भ्रम टूट गया? अंदर का भ्रम खत्म हो गया है। आत्मिक क्षेत्र में सब कुछ लुप्त हो गया है। क्या हो रहा है? मुख्य हॉल के अंदर कई शिष्य मार्शल स्पिरिट इल्यूजन से बाहर निकले। शिष्यों में कई स्पिरिट मास्टर भी थे। अगर अथर्व यहाँ होते तो उनमें से एक को पहचान लेते, वसंत टाउन के जावेरी परिवार से सिराज। सब चर्चा कर रहे थे। हाल ही में ऐसा दूसरी बार हुआ था। पिछली बार भी मार्शल स्पिरिट इल्यूजन में यही हुआ था, लेकिन कुछ दिनों बाद जैसे ही कई बुजुर्ग अंदर जाकर जांच करने वाले थे, सब सामान्य हो गया। दूसरे संरक्षक, क्या हुआ? कई मुख्य शिष्यों ने प्रथम संरक्षक से पूछा। मुझे भी नहीं पता। पहला रक्षक थोड़ी देर में यहाँ आएगा, तब हम जांच कर सकते हैं। दूसरे रक्षक ने भौहें चढ़ाकर कहा। मार्शल स्पिरिट इल्यूजन के साथ पहले कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, लेकिन हाल ही में उसके साथ 2 दुर्घटनाएं हुई थीं। नमस्कार संप्रदाय गुरु। नमस्कार प्रथम संरक्षक। कई आकृतियां मुख्य हॉल में दाखिल हुईं। सबसे आगे चलने वाले 2 व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि काले वस्त्र पहने आदित्य नारायण और प्रथम संरक्षक थे। दूसरे संरक्षक, आखिर क्या हो रहा है? जैसे ही आदित्य नारायण हॉल में पहुंचा, सबसे पहले उसने हॉल में चमकते हुए जैड पत्थर को देखा। संप्रदाय गुरु, मार्शल स्पिरिट इल्यूजन में स्पिरिट लोक और मार्शल लोक अव्यवस्थित हैं, कुछ अप्रभावी हैं। हमें इसका कारण नहीं पता, द्वितीय संरक्षक ने उत्तर दिया। क्या अभी भी कोई शिष्य अंदर है? आदित्य नारायण ने भौहें चढ़ाकर पूछा। नहीं। दूसरे संरक्षक ने उन शिष्यों की ओर देखा जो पहले ही बाहर आ चुके थे और फिर कहा, केवल अथर्व अभी भी आत्मिक क्षेत्र में है। अन्य सभी शिष्यों को बाहर निकाल दिया गया है। केवल अथर्व ही अंदर है। आदित्य नारायण की भौहें सिकुड़ गईं। नमस्कार अग्रजों। तभी दर्जनों आकृतियां मुख्य हॉल में आईं और प्रवेश किया। वे चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय के लगभग 1 दर्जन अग्रज थे, जिनमें आशुतोष, अग्रज जी, अग्रज सोंग और अन्य शामिल थे। संप्रदाय गुरु, मार्शल स्पिरिट भ्रम में क्या गड़बड़ है? एल्डर यांग ने आदित्य नारायण के पास पहुंचते हुए पूछा। मैं नहीं जान सकता। मार्शल स्पिरिट इल्यूजन सक्रिय होने के बाद कोई भी अंदर की किसी भी चीज में झांक नहीं सकता। एक पल की हिचकिचाहट के बाद आदित्य नारायण ने कहा, मार्शल स्पिरिट इल्यूजन को बंद करो और स्पिरिट हॉल के कुछ बुजुर्गों को बुलाकर उसकी जांच करने को कहो। सेक्ट मास्टर, लेकिन स्पिरिट हॉल के बुजुर्ग हाल ही में ग्रैंड एल्डर को हिडन लैंड खोलने की तैयारी में मदद कर रहे हैं, इसलिए वे समय नहीं निकाल पाएंगे, एल्डर जी ने कहा। अभी कोई और रास्ता नहीं है। तो मार्शल स्पिरिट इल्यूजन को बंद करो और इसे फिर से चालू करने की कोशिश करो, आदित्य नारायण ने कहा। हाँ, द्वितीय संरक्षक ने उत्तर दिया। मुख्य हॉल के एक कोने में गया, एक जेड पर्ची भेजी और फिर प्रकाश की धाराएं एकत्रित होकर मुख्य हॉल के एक कोने में प्रवेश कर गईं। हुश हुश। उसी समय मानो मुख्य हॉल में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हुई। उस कोने से प्रकाश की अनगिनत धाराएं फूट पड़ीं। प्रकाश की धाराएं आपस में टकराकर तुरंत मुख्य हॉल में स्थित एक जेड पत्थर पर जा गिरी। चहचहाहट। जेड पत्थर पर एक चमकदार रोशनी फूटी और फिर मंद पड़ गई। पूरा विशाल पर्वत शिखर भी अचानक भूकंप की तरह हिल गया। चिरप चिरप। एक क्षण में जिस गुफा में अथर्व स्थित था, उसके चारों ओर फैली आभा के हजारों धागे अचानक गायब हो गए। उसके चारों ओर का घना सफेद कोहरा भी धुएं में बदल गया और बिखर गया। हफ हफ। अथर्व के दिमाग में जो विशाल ऊर्जा अवशोषित हो गई थी, वह तुरंत बंद हो गई और वह अब साधना के लिए ऊर्जा का उपभोग जारी नहीं रख सका। अपनी छाती के सामने हाथ की मुहरों को बदलते हुए और अंततः उन्हें अपने पेट में वापस खींचते हुए अथर्व ने साधना बंद कर दी और बुदबुदाया, क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने सारी ऊर्जा खा ली? अपने मन में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हुए अथर्व ने पाया कि चौथी परत की आत्मा तक पहुंचने का अवसर प्राप्त करने और इस आध्यात्मिक क्षेत्र की रहस्यमयी और विशाल ऊर्जा को आत्मसात करने के बाद वह आगे बढ़ना जारी रखे हुए था। वह चौथी परत की आत्मा के शिखर पर पहुंच चुका था और 5वीं परत की आत्मा तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन अदृश्य ऊर्जा गायब हो चुकी थी।
संरचना के कोनों को हटाकर अथर्व तुरंत बाहर गया और पाया कि उसके आसपास अनगिनत गुफा मार्गों में से केवल एक ही बचा था। सभी मूल ब्रह्मपूर्ण दृश्य गायब हो गए थे। रास्ते में आगे बढ़ते हुए अथर्व को वह पत्थर का कमरा मिल गया जिससे वह अंदर आया था। पत्थर के कमरे से बाहर निकलते ही अथर्व को तुरंत आश्चर्य हुआ। नमस्कार संप्रदाय गुरु। नमस्कार गुरु। नमस्कार अग्रजों। अथर्व चौंक गया। इस मुख्य हॉल में संप्रदाय गुरु आदित्य नारायण और कई अग्रज उपस्थित थे। झाओ बूजी और उनके गुरु भी वहां थे। अथर्व, क्या आपके आत्मिक क्षेत्र में रहते हुए कुछ असामान्य हुआ था? आदित्य नारायण ने तुरंत पूछा। नहीं, मैं अभी बाहर आया हूं और पाया है कि सारे भ्रम दूर हो गए हैं। अथर्व ने जवाब दिया। उसने पहले तो सोचा था कि किसी ने उसके आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने का रहस्य खोज लिया है, लेकिन सबके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें पता ही नहीं था। क्या इससे पहले भी कुछ असामान्य हुआ था? युन जियाओटियन ने फिर पूछा। नहीं, अथर्व ने सिर हिलाकर कहा। इससे पहले वह साधना कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पता नहीं था। इस समय अथर्व को यह भी नहीं पता था कि उसकी सफलता ने पूरे मार्शल स्पिरिट इल्यूजन को खराब कर दिया था। दूसरे संरक्षक मार्शल स्पिरिट इल्यूजन को पुनः आरंभ करने का प्रयास करें। युन जियाओटियन ने फिर से भौहें चढ़ाईं और अथर्व की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। हाँ संप्रदाय गुरु, द्वितीय संरक्षक ने उत्तर दिया और मार्शल स्पिरिट इल्यूजन को फिर से सक्रिय करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने हस्तमुद्राएं भेजी, पूरा मुख्य हॉल एक बार फिर एक अजीब सी रोशनी से भर गया। रंबल, जैसे ही पर्वत शिखर हिंसक रूप से हिला, पूरा मुख्य हॉल सामान्य हो गया। लगता है ये ठीक हो गया है, एल्डजी ने असमंजस में कहा। सब कुछ सामान्य हो गया है। आदित्य नारायण भी बहुत हैरान था। क्या यह मेरी वजह से हो सकता है? अथर्व ने अपनी नज़रों से सबको गौर से देखा, उसके मन में बहुत उलझन थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी सफलता और आत्मिक क्षेत्र के भीतर रहस्यमय आभा को निगलने के कारण मार्शल स्पिरिट इल्यूजन में कोई विसंगति आ गई हो? ऐसा लग रहा था कि उस आभा का स्रोत मार्शल स्पिरिट इल्यूजन को सहारा देने वाली कोई महत्वपूर्ण वस्तु होनी चाहिए। वह सोच रहा था कि यह किस तरह का खजाना हो सकता है। आत्मिक गुरु सिराज। उसकी नज़र मुख्य हॉल में मौजूद लोगों पर पड़ी। अथर्व ने अप्रत्याशित रूप से पहली बार मुख्य हॉल में कई आत्मिक गुरुओं को देखा और सिराज उनमें से एक था। सिराज ने भी इस समय अथर्व को देखा। उसने आश्चर्य से अथर्व को देखा और फिर अभिवादन में हल्का सा सिर हिलाया। अथर्व ने भी सिराज की वर्तमान साधना शक्ति को देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। उसे 9वें स्तर के आत्मा गुरु के शिखर के आसपास होना चाहिए था, अभी तक आत्मा तक नहीं पहुंचा था। हालांकि 2 साल पहले सिराज केवल एक आत्मा शिष्य था। इतनी प्रगति पहले से ही आश्चर्यजनक थी। अचानक अथर्व ने महसूस किया कि भीड़ में से किसी की नज़रें उस पर टिकी हुई थीं, जिनमें थोड़ी सी ठंडक थी। वह लगभग 24 या 25 साल का एक युवक था, जिसकी नज़रें उदास थीं और जो झाओ किंगटियन जैसा दिखता था। अथर्व की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे याद आया कि वह इस व्यक्ति को नहीं जानता था। सभी शिष्यों, हमेशा की तरह प्रशिक्षण के लिए मार्शल स्पिरिट इल्यूजन में प्रवेश करें। प्रतियोगिता में केवल 5 दिन शेष हैं, इसलिए कड़ी मेहनत करें। आदित्य नारायण ने मुख्य हॉल में उपस्थित मुख्य शिष्यों से कहा। हाँ संप्रदाय गुरु, शिष्यों ने उत्तर दिया, फिर मुड़कर तितर-बितर हो गए और द्वितीय संरक्षक की व्यवस्था के तहत पुनः मार्शल स्पिरिट इल्यूजन में प्रवेश कर गए। अथर्व, क्या तुम फिर से आत्मिक लोक में जाना चाहते हो? आदित्य नारायण ने पूछा। संप्रदाय गुरु को रिपोर्ट करना, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, अथर्व ने धीरे से कहा। अथर्व, ड्रैगन सूची के मुख्य शिष्यों के बीच प्रतियोगिता में अब केवल 5 दिन शेष हैं। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और अपने गुरु को अपमानित नहीं करना होगा, आशुतोष ने सीना तानकर कहा। इस अनमोल शिष्य को पाकर अब वह खुद को दूसरे बड़ों से कमतर नहीं समझता था। हाँ गुरुजी, ये शिष्य निश्चित रूप से गुरुजी को अपमानित नहीं करेगा, अथर्व ने उत्तर दिया, ये जानते हुए कि उसके गुरु को अपनी इज्जत बचाना पसंद है। ये दोनों गुरु और शिष्य। बुजुर्गों ने हल्की सी आह भरी, लेकिन वे बस आह ही भर पाए। एल्डर आशुतोष को किसने बताया कि इस बार उन्होंने सचमुच एक अच्छे शिष्य को अपनाया है? उसने चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में हमेशा से ही सनसनी मचा रखी थी। शुरुआत में उन्हें लगा था कि इतनी प्रतिभा वाले शिष्य का एल्डर आशुतोष के हाथों पड़ना एक अच्छी गोभी को सुअर द्वारा बर्बाद किए जाने जैसा है। अब ऐसा लग रहा था कि घटनाओं में एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया है। अथर्व की ताकत किसी और की तुलना में तेजी से बढ़ रही थी। चंद्र रहस्यवादी संप्रदाय में प्रवेश करने के आधे साल से भी कम समय में ड्रैगन सूची के शीर्ष 20 में प्रवेश करना कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। अपने ही आंगन में अथर्व कुछ उथल-पुथल के बाद वापस लौट आया। हालांकि वह 5वीं परत की आत्मा तक नहीं पहुंच पाया था, अथर्व अपने वर्तमान स्तर से पहले से ही बहुत संतुष्ट था। अब जब वह 4थी परत की मार्शल आत्मा और 4थी परत की आत्मा के शिखर पर था, तो उसकी शक्ति निस्संदेह फिर से बहुत बढ़ गई थी। अब वह बिना किसी दबाव के सीधे 9वीं परत की मार्शल आत्मा से मुकाबला कर सकता था।
उसे बस यह नहीं पता था कि वह पहली परत के मार्शल जनरल से मुकाबला कर पाएगा या नहीं, क्योंकि मार्शल जनरल और मार्शल सोल शक्ति के बिल्कुल अलग स्तर होते हैं। 5 दिन बाकी हैं, मुझे अच्छी तैयारी करनी चाहिए। अथर्व मुस्कुराए और छिपे हुए देश में प्रवेश करने के लिए दृढ़ थी। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। आसमान में घने भारी बादल छाए हुए थे। डूबता हुआ सूरज बादलों के बीच से चमक रहा था और लाल रंग की रोशनी की धारियां बिखेर रहा था जो पहाड़ों की चोटियों को रोशन कर रही थीं। कभी कभी क्षितिज के पास रोशनी के सुनहरे टुकड़े दिखाई देते थे। सूरज एक बुझते हुए आग के गोले की तरह पहाड़ों के बीच से गुजरता और चोटियों के बीच से परावर्तित होकर एक लाल चमक बिखेरता। पहाड़ की चोटी पर 2 आकृतियां एक बड़ी चट्टान पर टिकी हुई बिना कुछ बोले दूर तक देख रही थीं। चारों ओर सन्नाटा था। सामने पहाड़ के नीचे गहरी घाटी पहले से ही घुप अंधेरी थी। घाटी और पहाड़ों के बीच गहरे नीले रंग की पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे पर छाई हुई थीं, जिससे मन में अनगिनत विचार उमड़ रहे थे।